वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। तो ये हमारी सीरीज चल रही है एंशियंट हिस्ट्री या रादर कहें हिस्ट्री की एनसीईआरटी 12th क्लास की। 15 चैप्टर हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी में। थीम 1, थीम 2, थीम 3, टोटल 15 चैप्टर्स आर देयर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द सेकंड चैप्टर। कल से हमने ये सफर शुरू किया है। जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा, प्लीज गो एंड चेकआउट द लास्ट सेशन। जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार मैसेज कर दीजिए सो दैट लाइक ऑल आर वेलकम। आरती, शुभम, विनय, आयुष्मान, यशिका, नितेश, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अ वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर। कल हमने फर्स्ट चैप्टर किया, काफी डिटेल में डिस्कस किया। 1 घंटा 45 मिनट हमें लगे उस एक चैप्टर को डिस्कस करने में। कुछ यहां पर भी वैसी ही कहानी है, काफी डिटेल में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मोटिव है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो। चलो, अब कल की तरह आज भी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम के दिखा रहा हूं। अभी मैं पिछले 10 साल का या 15 साल का एक क्वेश्चन बैंक नहीं लेके आ रहा हूं। अभी आज हम 10 अगस्त की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम जो आपका कंडक्ट हुआ है, जो कि 6 अगस्त 2023 को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन 2023, उसमें इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा था तो 2 क्वेश्चन सही करते, सेकंड चैप्टर पढ़ा तो आपने 3 क्वेश्चन आप सही करेंगे। साइंस होगी साइंस भी होगी, ठीक है, उसके लिए भी काम चल रहा है। विनय, आरती, सबका स्वागत है। चलो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को तसल्ली भी हो जाए। देखो, आप सेट ए का जो क्वेश्चन है 89 एंड 90, ठीक है, 89 एंड 90। चलो मैं आपको पेपर में पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ओके, 89 एंड 90 क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका पॉलिटिकल सेंटर्स, फाइंड अ मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखेंगे इस चीज को, इंडो ग्रीक्स इशूड फर्स्ट कॉइन अगेन, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से। और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी के 12th क्लास के एनसीईआरटी 3 एनसीईआरटी, पहली एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, ओके, लेट मी गो अहेड। सो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 107। यस, 107। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द रूलर विंध्या शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रीसीडिंग द गुप्ता एज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, वकाटकास, चालुक्यास, कालचुरीस, शुंगास। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट इसका मैं आपको आंसर सेकंड चैप्टर में दिखाऊंगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में से सीधा सीधा सेकंड चैप्टर में से हैं। अब मैं ये क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, जस्ट आपको बताने के लिए कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं पिछले 1 साल से बहुत रेगुलरली स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे से फोन करके सर एंशिएंट हिस्ट्री नहीं होता है, हमसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई 12th क्लास की तीनों एनसीईआरटी बहुत थॉरली पढ़ो, 3-4 बार पढ़ लो। ठीक है, उसको समझो। ठीक, थोड़ा सा समझने में दिक्कत ये आती है कि क्योंकि आइसोलेटेड है, कनेक्ट नहीं, बिल्ड मतलब डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश करूंगा कि वो डॉट्स भी कनेक्ट हों आपके। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर लीजिए। अभिषेक, जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है सब तक? ओके, सो शुड वी स्टार्ट द सेशन? हाँ जी, सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, नाउ अब आपका क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो है आपका ओके, सो देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स। कीना, राखी, जय हिंद, अभिषेक, वेलकम। तो अब वो क्या बात कर रहा है, पहले सेशन में हमने डिस्कस किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट चैप्टर का पहले तो थीम देख लो। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कल
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको टाउन्स तो मिलते हैं, बट वो टाउन्स धीरे धीरे क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए। ठीक है, और फिर हमें लगभग 1000 साल लगा एक प्रॉपर टाउन्स को देखने में। उसके बाद एक कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है विलेजेस की तरफ मूव कर गई। ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं ईस्टर्न साइड की तरफ मूव किए। अगर हम नॉर्थ में देखें तो गंगा प्लेन्स की तरफ, टुवर्ड्स गंगा प्लेन्स, या टुवर्ड्स जो कह लीजिए पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, और साउथ में मतलब गुजरात वाली साइड में। ठीक है, सिंध से गुजरात वाली साइड में आपको आते हुए मिलते हैं। सीडीएस जर्नी कह रहे हैं कि अगर क्यों छोड़ रहे हैं, वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके पीछे रीजंस बताए हैं उस वीडियो में ब्रॉडली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका कि अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा है यहां पर कि लगभग देयर आर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट 1500 सालों में फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो लगभग 1500 साल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऋग्वेद मतलब 1000 साल तक आप कह सकते हैं, फिर आपके वेदों की रचना होनी शुरू होती है। यहां पर आपको ऋग्वेद कंपोज किया गया पीपल अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब इसको लेकर हमेशा से एक कंफ्यूजन, डाउट रहा है कि क्या यही लोग थे जो ईस्ट की तरफ मूव किए, गंगा प्लेन्स की तरफ मूव किए, या फिर आर्यन रेस थी जो सेंट्रल एशिया से आती है वो इवेंचुअली मूव की। ठीक है, ओके। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि डेक्कन प्लेट्यू में, नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे आपको पॉपुलेशन मिलती है, और यहां पर आपको अलग अलग किंगडम्स डेवलप होते हुए मिलते हैं। शुरुआत में हम इसको क्या बोलते हैं, जनपद। ठीक है, जनपद, तो एक ट्राइब जो है वो एक साथ रहना शुरू करती है। सो जन का मतलब लोग, और पद फुट, पद का मतलब फुट, अपने पद पधारिए। ठीक है, सो दैट इज फुट। तो जहां लोग रहना शुरू किए, फिर अब यहां पर कई सारे ट्राइब्स एक साथ आने लगी, वो क्या बनता है आपका महाजनपद, महाजनपद। ठीक है जी, चलिए। तो सिमिलरली यहां पर नए टाउन्स आते हैं। अब ये इन सब की जानकारी हमें कैसे मिलती है, इंस्क्रिप्शन से मिलती है, टेक्स्ट से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती है। अब सबसे पहले वो एग्जांपल दे रहा है एपिग्राफी क्या होता है। इंस्क्रिप्शंस, मैंने आपको बताया था कि स्टोन जो मान लीजिए नेचुरल स्टोन है, उस पे आप खुदाई करके कुछ लिख रहे हैं, या अलग से पिलर गढ़ रहे हैं, उसमें कुछ लिख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। अब इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। ये भी आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल हमने स्ट्रेटिग्राफी पढ़ा था। स्ट्रेटिग्राफी में हमने क्या देखा था, जिसमें लेयर्स को स्टडी करते हैं, सो दैट इज स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, आई होप आपको याद है कल का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटिग्राफी में क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी मैं उसको ओल्डेस्ट, उससे मेरे को उस समय का एक कालखंड का भी पता लगेगा कि किस कालखंड की ये खुदाई है। ठीक है, एज आई मूव अपवर्ड्स या सरफेस की तरफ मूव करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, हाँ जी, आपको न्यूएस्ट एविडेंसेस मिलेंगे। अच्छा, ये टर्म भी रटने की जरूरत नहीं है, एपी वर्ड है। एक होता है ना एपिडर्मस। एपिडर्मस क्या होता है, जो स्किन को आप छू सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाली स्किन है। सिमिलरली एक टर्म आता है ज्योग्राफी में, एपी सेंटर, है ना, आप पढ़ते हैं ना, एपी सेंटर, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर को हम फोकस बोलते हैं, और जो डायरेक्टली अबव पॉइंट होता है दैट इज एपी सेंटर। तो ये एपी वर्ड क्या हो गया, सरफेस। ठीक है, तो ग्राफी स्टडी, तो यहां पर आप कह सकते हैं इंस्क्रिप्शंस को, जो सरफेस पे इंस्क्रिप्शंस हैं उनको स्टडी करना। ठीक, तो रूट फॉर्मेशन पे भी जाना बहुत जरूरी है ताकि चीजें याद रहें लंबे समय तक। ओके, अब मैं प्रिंसिप की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिप जो है, यहां पर एक ऑफिसर है इन द मिंट ऑफ इंडिया कंपनी। अब ये पहली बार ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करता है। ये क्वेश्चन भी आपका था वन ऑफ द स्टेटमेंट्स में। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत, उसमें भी ये खरोष्ठी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है। तो ये डिसाइफर करता है ब्रह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को, टू स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस। अब इसमें वो एग्जांपल दे रहा है कि किंग को क्या कहा गया। ठीक है, किंग को कहा गया प्लेजेंट टू बिहोल्ड। ठीक है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव, सुंदर, ठीक है, मन को अच्छा लगने वाला। ओके, नाउ देयर वर फ्यू इंस्क्रिप्शंस जो कि राजा को अशोका के नाम से कहा गया है। अब ये अशोका जो है, कहा गया कि ये राजा है जो कि हम मौर्यन डायनेस्टी में तीसरा राजा था, और कथित तौर पर सबसे बड़ा राजा रहा। ठीक है, अब क्यों इसको सबसे बड़ा राजा माना गया, क्यों अशोक स्तंभ को हम आज भी मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं,
क्या रीजंस रहे वो भी हम समझेंगे आज के सेशन में। ओके, उसके बाद वो एग्जांपल दे रहा है कि ये इससे हमें जो एक नई डायरेक्शन मिलती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हिस्ट्री, खासकर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी जाती है, सो इट इज नॉट जस्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री व्हाट वी डिस्कस, इट इज द इकोनॉमिक हिस्ट्री, इट इज द सोशल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, कल्चर और रिलीजियस हिस्ट्री, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो एक तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, ये हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। अब आप कहेंगे कि मतलब पॉलिटिकल ही क्यों पता लगता है, सोशल या इकोनॉमिक क्यों नहीं? इसका एक मुख्य कारण ये कह सकते हैं कि ये इंस्क्रिप्शंस किसने लिखवाई हैं, राजा ने लिखवाई हैं या उनके पैटर्न्स, तो वो अपने बारे में लिखवा रहे हैं, रॉयल ऑर्डर्स लिखवा रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी कैसी है, आम लोगों का रहन सहन कैसा है, उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता लगता। वो फिर हम इन इंस्क्रिप्शन से डिड्यूस करते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कुछ समाज इस तरीके का रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर वो कह रहा है कि ये इंस्क्रिप्शंस लाइक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री एज यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स यूज इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट कंपोज्ड इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, यही आपकी ब्रह्मी स्क्रिप्ट है जो कि आप कह सकते हैं कि जो हमारी नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, हिंदी या फिर बाकी लैंग्वेजेस हैं, जो स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट, वो काफी हद तक इससे मिलती जुलती है। खरोष्टी स्क्रिप्ट आपको जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे देखो ये एग्जाम्पल एक दे रहा है, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सर्फेसेस। ये मैंने आपको बता दी कि इंस्क्रिप्शंस क्या होता है। और जैसे एग्जांपल दे रहा है कि 250 BCE, बिफोर कॉमन एरा, मतलब आज से लगभग 2200-2300 साल पहले की हम बात करें, तो वो कह रहा है कि ए को इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, यहां जो है ए को इस तरीके से लिखा गया 500 CE में, ये कुछ इस तरीके से लिखा गया, है ना, जिसको आज के समय में हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, है ना, अ लिखते हैं। तो अब ये वाला अगर आप देखेंगे थोड़ा सा भ की तरह लग रहा है, बट आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ, कुछ इसी को इन्होंने चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया होगा। ठीक है, इसी का फॉर्म चेंज हुआ होगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है डिसाइफर की गई। ओके, अब मैंने जैसे आपको बताया कि लोग जो है ट्राइब्स में रह रहे हैं, उनको हमने क्या कहा, जनपद, और ये जनपद जब इकट्ठा हुए तो क्या बने, महाजनपद। तो यहां पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महाजन और पद, तीन शब्द हैं। जन का मतलब लोग, पद माने फुट, और महा मतलब जब एक बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर लिया। अब इसी महाजन पद में से एक सबसे उभर कर आता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो अगर किसी को पता है, जो कि फर्दर फिर मौर्यन एम्पायर बनता है इवेंचुअली। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE, मतलब 6ठी ईस्वी पूर्व, या आज से अगर हम माने तो 2600 साल पहले लगभग जो है, ये जो है आपको मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, अर्ली इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर पॉइंट इसको माना जाता है। ओके, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में, इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स, सिटीज, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये आयरन से क्या हुआ, आयरन से दो चीजें हुई आपकी, आयरन से दो चीजें हुई। एक तो जो हथियार हैं वो बनने लगे, पैने हथियार बनने लगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई, जो औजार हैं, खेती के लिए जो औजार है, देखो मेन स्टे क्या है लोगों का, खेती है। खेती के इर्द गिर्द सारी की सारी चीजें चल रही है। आज भी हम कहते हैं कि हमारे अराउंड 50% पॉपुलेशन खेती, एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो यहां पर खेती, उसमें क्या हुआ कि जो हल है, ठीक है, या जो भी औजार हैं वो पैने बनने लगे, उससे आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी बढ़ी। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो आप एक स्टैंडिंग आर्मी रख सकेंगे। भाई आर्मी जो है बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन कर रही है। अब वो एज सच अगर हम देखें इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, तो वो प्रोडक्टिव काम नहीं है, वो पीस को इंश्योर कर रहा है। तो उनको फीड करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो वो फीड कब हो सकेगा, वो फीड तभी हो सकेगा जब आपके पास सरप्लस होगा। अगर आपके पास सरप्लस नहीं है तो क्या होगा, तो जो आपके किसान हैं वो ही एक काइंड ऑफ मिलिट्री का भी रोल प्ले कर रहे हैं, और नॉर्मल दिनों में वो खेती कर रहे हैं। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब कि जो 24 घंटे वहीं खड़ी है। ठीक है, तो स्टैंडिंग आर्मी तभी हो पाएगी जब आपके पास सरप्लस होगा। टूल्स एंड एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो यहां पर वो कह रहा है कि इसी समय पर आपको दो बड़ी विचारधाराएं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो आज भी हैं,
2500 साल के बाद आज भी हैं और लाइक स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, सिर्फ बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं था, ये फैक्ट आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये मैं अलग से ऐड कर रहा हूं। लगभग कहा जाता है कि 60 से ऊपर 64 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स थे। देखो, धीरे धीरे जब सरप्लस प्रोडक्शन आएगा तो चीजें लिखी जाने लगी, वेदों की रचना होने लगी। अब यहां पर सोसाइटी में ऑब्वियसली क्या होगा, एक ग्रेडेड सोसाइटी बनने लगेगी। किसी के पास सरप्लस ज्यादा है, हम आगे देखेंगे आज के इस सेशन में, किसी के पास सरप्लस ज्यादा है, कोई लैंडलेस लेबरर है। तो एक सोसाइटी में जब एक भेदभाव होने लगा, या कह लीजिए सोसाइटी में एक हायरार्की डेवलप होने लगी, तो अब क्या होगा, शोषण होगा। अब शोषण के खिलाफ कोई ना कोई खड़ा होगा। तो शोषण के खिलाफ जो है कई स्कूल ऑफ थॉट आए, पर दो स्कूल ऑफ थॉट जो है जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुए, उसमें भी सबसे ज्यादा प्रचलित जो बुद्धिज्म हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कहीं ना कहीं फिर जो है जो त्रुटियां समाज में आ रखी हैं उसके खिलाफ बात करता है। ठीक है, ओके। सो अच्छा, और एक चीज, जो ये 16 महाजनपद तैयार हुए, मतलब 16 महाजनपद बने, मैं इसका मैप भी दिखाऊंगा आपको। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद ऐसे थे जहां पर आपको क्या मिलता है, गणसंघ मिलता है। अब ये गणसंघ क्या है? गणसंघ है आपका काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट आज के समय वाली डेमोक्रेसी, सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको राजास कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब एक कमिटी है जो बैठ के डिसीजन ले रही है। इट इज नॉट कि सिंगल राजा है और उसने जो कह दिया वही सब कुछ है, वही एग्जीक्यूटिव है, वही लेजिस्लेचर है, वही जुडिशरी है। इट इज नॉट लाइक, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसको ओलिगार्की भी हम क्या कहते हैं, ओलिगार्की, ओलिगार्की। सो ओली रूल बाय फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा है। इसीलिए रिसेंटली अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा भी था कि एंशिएंट टाइम से यहां पर डेमोक्रेसी है, तो वो ही वाज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर। ठीक है, जो ये गण संघ है कहीं ना कहीं इसी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। ठीक है, यस, ठीक, आरती ने आंसर दे दिया है, दैट इज द ओके। तो यहां पर आप देखिए महाजनपद, ये शब्द है वज्जी, मगध, कौशाल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, ये कुछ फेमस आपके महाजनपद है। देखो, वैसे आइडियली हमें इसके एक एक महाजनपद कहां है, इसके फीचर्स कहां है, तो मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा। आप मान के चलिए कि ये एनसीईआरटी का जो एक चैप्टर है, ये हमने पेड लेक्चर में 4 लेक्चर किए हैं, तो ये 4 लेक्चर एक लेक्चर में कंबाइंड है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू very fine details, what I am discussing, what has been written in the NCERT itself। ठीक है, और उसके आसपास की भी चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, ओके, यस, आंसर आरती ने बिल्कुल ठीक दिया है। सो वज्जी, मल्लास, अशक। ठीक है, और इन्हीं से बुद्धिज्म और जैनिज्म उभरा। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि गणसंघ था तो ही जो है गौतम बुद्ध या महावीर जो है अपनी बात को रख पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट था बातचीत का, अपनी बात को आगे रखने का। जहां पर आपको मोनार्की सिस्टम मिलता है, मोनार्कियल सिस्टम मिलता है, वहां पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी बात को रख सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द महाजनपद रूल्ड बाय किंग्स। कुछ थे जो जहां पर आपको गण और संघ मिलता है, जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया। ठीक है, ये ओलिगार्कीज हैं और कलेक्टिवली इनको क्या कहा गया, राजस कहा गया। ठीक है, सो जैसे कि कह रहा है बोथ महावीर एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गण। इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ वज्जी संघ, राजस प्रोबेबली कंट्रोल्ड लैंड कलेक्टिवली। ठीक है, जो राजस थे वो राजस मतलब ये गणसंघ की बात कर रहा है, जहां पर लोग मिलकर उस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब राजा का कंट्रोल नहीं है, मतलब सुप्रीम कंट्रोल नहीं है। ओके, अब यहां पर वो एग्जांपल दे रहा है कि ये जो इनकी हिस्ट्रीज है ये रिकंस्ट्रक्ट करना काफी मुश्किल है, बट ये जो महाजनपद और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मतलब अलग अलग जगह जो राजा थे, ये लगभग 1000 साल तक आपको देखने को मिलता है, 1000 साल तक। हाँ, बीच में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं, खासकर उसमें मौर्याज और अगर हम देखें गुप्ताज, जो कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हैं पावर को। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड उस सिस्टम को करते हैं या बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं। वो कंट्रोल वेरी होगा, वो कंट्रोल मौर्याज में अलग था, गुप्ताज में अलग था। क्या डिफरेंस था वो भी समझेंगे आज के सेशन में। ठीक है, ओके। ईच महाजनपद, जो हर महाजनपद की एक अलग कैपिटल सिटी थी और जनरली फोर्टिफाइड था, किलेबंदी थी। वेरी ऑब्वियस, आपको बचना भी है दूसरे। और यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है, देखो प्रोडक्ट जनरली क्या होता था, प्रोडक्शन
राजा के पास टैक्सेस कैसे आएंगे? भाई मंत्रियों की सैलरी देनी है, आर्मी की सैलरी देनी है, तो जो आम लोग हैं वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा राजा को दे रहे हैं। अच्छा, अब कभी कभी आपको लग रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, सूखा पड़ गया, कुछ भी है, तो साथ वाले महाजन पद पर अटैक करके उसको लूटना, इट वॉज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, ये जो है एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस थी, ऐसा नहीं था कि हाँ जी ये गलत हो रहा है कोई। ठीक है, ओके। सो यहां इसीलिए फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को बचाना भी है दूसरे महाजन पद से। ओके, सो मेंटेनिंग दिस फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई। फ्रॉम 6, हाँ ये थोड़ा एक मैप, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, महाभारत में आपने गंधारी पुत्र, ठीक है, कंबोज सरनेम आज भी आपको पंजाब वाले रीजन में आप जाएंगे, कंबोज सरनेम आज भी मिलता है। ठीक है, देन आपका कुरु, पंचाल, ये शब्द आपने महाभारत अगर देखी है या उसके बारे में पढ़ा है या सुना है तो डेफिनेटली आपने ये वर्ड सुने होंगे। ठीक है, मत्स्य आपका जो कह लीजिए अभी का जो जयपुर वाला जो रीजन है, शुरसेन हो गया, अवंती जो उज्जैन वाला रीजन है। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट उभर कर आएगा उज्जैन, क्योंकि ये ट्रेड रूट है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मगध एम्पायर है इवेंचुअली जो सबसे बड़ा एम्पायर बनता है, तो यहां से उज्जैन ये ट्रेड रूट है गुजरात की तरफ, और यहां से तक्षशिला जो है ट्रेड रूट बनता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया के लिए। सो जो ट्रेड रूट पर आपकी सिटीज हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि जब यहां से लोग चलते होंगे रास्ते में रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें कई हफ्ते लग रहे हैं, कोई हवाई जहाज तो है नहीं है कि हाँ जी बैठे और पहुंच गए 2 घंटे में, तो समय लग रहा है, तो बीच में सराइज का भी कंसेप्ट आएगा, उनको बचाना भी है। तो इसी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए आप कह लीजिए ये जो सेंटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। ओके, राजगीर के बाद पाटलिपुत्र, जो कि आज के समय पर जिसको हम पटना कहते हैं, तो राजगीर से या राजगृह से पाटलिपुत्र कैपिटल क्यों शिफ्ट की गई मगध की, ये भी आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। और नेक्स्ट आपका अंग, ठीक है, वंग, ये आपके हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स, बिफोर कॉमन एरा ऑनवर्ड्स, आपको ब्राह्मण्स जो है बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट, जिसका नाम रखा गया धर्मसूत्र। अब देखो राजा के पास क्या है, सरप्लस है, आर्मी है, रिसोर्सेज हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, यहां पर जब हम ये जो कह लीजिए ब्राह्मण्स की बात करते हैं, तो यहां पर अभी वो सिस्टम जो आज के समय पर हम बहुत ज्यादा रिजिड हायरार्किकल का सिस्टम की बात कर रहे हैं वो नहीं है। तो उन लोगों ने लिखना शुरू किया धर्मसूत्र कि आपका धर्म क्या है। धर्म यहां पर अगेन जो आज के समय पर रिलीजन वर्ड है वो नहीं है, धर्म मतलब ड्यूटीज, कि आपका ये धर्म है, आपका ये कर्म है, आपका ये ड्यूटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। तो राजा की क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे इस बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइक चाणक्य ने क्या क्या ड्यूटीज लिखी हैं, ठीक है, क्या क्या ड्यूटीज जो हैं डेली ड्यूटीज राजा की मेंशन की है, हम बहुत डिटेल में मेंशन किया है कि राजा को क्या क्या काम करना चाहिए। ठीक है, ओके, सो यहां पर जो लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स एज वेल एज फॉर सोशल कैटेगरीज who are ideally expected to be क्षत्रियास। ठीक है, इसके अलावा रूलर्स आर एडवाइज्ड, वो कहां से टैक्सेस लेगा और ट्रिब्यूट लेगा, कल्टीवेटर से, ट्रेडर से, आर्टिशन से। ठीक है, मतलब जो खेती कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, आर्टिशंस हैं, उनसे लेगा। अब वो कह रहा है कि क्या जो यहाँ के राजा थे वो जो पशु चराने वाले लोग हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनसे भी टैक्सेस लेता क्या था, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जनरली क्या होता था कि जब कोई राजा बहुत ज्यादा अति पे आ जाता था, बहुत ज्यादा मतलब लोगों को परेशान करने लगता था कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा टैक्स दो, एक्सप्लॉयटेशन होने लगती थी लोगों की, तो लोग जो हैं क्या करते थे, गांव के गांव जो है जंगल की तरफ चले जाते थे राजा के उससे बचने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर मेन मकसद क्या है, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, और ये क्यों मेंटेन करनी है, क्योंकि साथ वाला महाजनपद ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आपको अपने आप को बचाना भी है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट अमंग्स द 16, तो सबसे जो पावरफुल उभर कर आता है वो मगध आता है। अब इसका रीजन भी लिखा गया है कि मगध ही ऐसा, भाई मगध में ऐसा क्या खास है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया एक बार कि मगध एम्पायर में, मगध महाजनपद में ऐसा क्या था जो कि मगध एम्पायर बन गया,
मतलब उसने बाकी जितने महाजनपद थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। देखो इसमें ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो गंगा प्लेन्स बहुत उपजाऊ जमीन है, ठीक है, खेती बहुत अच्छी होती है। तो आप कहेंगे कि जी खेती तो पूरे यूपी बिहार में, हम गंगा प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर सब जगह हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है झारखंड। झारखंड से क्या मिलना शुरू हुआ? आयरन रिसोर्सेज मिलने शुरू हुए। आयरन रिसोर्सेज से क्या हुआ? आयरन रिसोर्सेज से आपको टूल्स मिलने लगे, ठीक है, टूल्स मिलने लगे, हथियार बनने लगे आपके, ठीक है, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेंशन्ड है बहुत क्लियरली, मगध वाज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली वेरी प्रोडक्टिव। आयरन माइंस मिलने लगी प्रेजेंट डे झारखंड में, और एलिफेंट, ठीक है, अब ऑब्वियसली आयरन जैसे दोनों जगह यूज होगा, औजार के रूप में भी और हथियार के रूप में भी। एलिफेंट्स, अब आप कहेंगे एलिफेंट्स का रोल क्या है? भाई साहब एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे आर्मी में, ठीक है, धीरे धीरे वो चीज खत्म होती गई, बट ये एलिफेंट्स का कंसेप्ट आपको बहुत बाद तक, मतलब अगर हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखते हैं तो उसमें भी हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिफेंट्स आपको ये जो फॉरेस्टेड एरिया है वहां से मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। Component of the found in the forest, also Ganga its tributaries provide a means of cheap and convenient communication also। तो ये जो कली गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें आप कम्युनिकेशन भी इजी कर पा रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह भी बहुत आसानी से जा पा रहे हैं। यहां तक समझ आ रहा है? हाँ जी, चीजें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले आपका जनपद, ठीक है, छोटे छोटे ट्राइब्स आई, फिर महाजनपद, फिर महाजनपद से एक महाजनपद जो है सबसे बड़ा बनता है, उसके रीजन दिए गए हैं, ये रीजन पूछे गए हैं 1 2 3 4 करके। क्लियर? ओके। हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट जैन राइटर्स जो इसके बारे में लिखते हैं, अब बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर ये भी पैरेलल चल रहा है, ठीक है, ये भी पैरेलल चल रहा है, और ये भी लिख रहा है इसके बारे में कि सिर्फ ऐसा नहीं है, यहां पर जो है रुथलेस राजा भी थे, मतलब बहुत निर्दयी राजा भी थे, जैसे कि वो एग्जांपल दे रहा है, रुथलेस एम्बिशियस किंग्स ऑफ हुम बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा आर बेस्ट नोन एंड देयर मिनिस्टर्स हु हेल्प देयर इंप्लीमेंट द पॉलिसीज। तो कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती से भी बाकी महाजनपद को अपने कंट्रोल में लिया गया, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट कि ये कुछ रीजंस रहे, उनकी पर्सनल जो एम्बिशंस थी वो भी काफी ज्यादा थी इसमें, जो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल दे रहा है कि जो राजगृह राजा का घर, ठीक है, राजा का घर, राजगृह, तो जो जिसको आज के समय पर हम राजगीर बोलते हैं, ठीक है, राजगीर बोलते हैं। सो ये कहां से आया है? आपका राजगृह, गृह मतलब घर, ठीक है। तो ये आपका पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाका क्या है? पहाड़ी इलाका आपको एक नेचुरल वो दे रहा है, फोर्टिफिकेशन दे रहा है, किलेबंदी दे रहा है, ठीक है। नेचुरली आप क्या है, हाइट पर बैठे हैं और अपने डिफेंस को इंश्योर कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि राजगिरी से पटना क्यों शिफ्ट हुए, पाटलिपुत्र के शिफ्ट हुए? द वेरी सिंपल रीजन इज कि अब जैसे जैसे एक्सपैंड होने लगा तब आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को रोकना है, प्लेन एरिया में रहना है, ताकि आप अगर कोई इन्वेडिंग आर्मी है उसको वहीं पर काउंटर कर सके। आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि पहले वो आ जाएं आपके किले के पास, देन आप उनके साथ लड़ाई करें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवेंचुअली क्या किया गया? मगध की जो कैपिटल है वो राजगिरी से कहां शिफ्ट की गई? पाटलिपुत्र शिफ्ट गई। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटली ग्राम से आया, गांव था, पाटली ग्राम, ग्राम मतलब गांव, गुरुग्राम, ठीक है। सो इवेंचुअली ये एक बड़ा शहर बना। ओके, लेटर इन 4th century BC कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। मकसद क्या है? कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, ठीक है। रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन को कमांड करना एक बहुत बड़ा ये कारण उभर कर यहां पर आता है। ओके अब वो नेक्स्ट कह रहा है अर्ली एम्पायर। ओके, हाँ बिहार, समझ आ रहा है या नहीं? ये जो अटेंडेंस लगातार गिर रही है, जहां पर नहीं समझ आया मेरे से पूछ लेना। अर्ली एम्पायर, द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये मैंने आपको बताया कि मगध एम्पायर ही इवेंचुअली मौर्यन एम्पायर का मतलब कह लीजिए जनक बनता है, या उस मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है। अब मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इस एम्पायर को फाउंड करता है। तीसरा सबसे बड़ा राजा दैट इज, या तीसरा राजा जो सबसे बड़ा राजा बनता है दैट इज अशोक, ठीक है। अब यहां पर इनका जो कंट्रोल है, बिहार में बैठे हैं, पाटलिपुत्र में, पटना में, कहां तक पहुंच रहा है? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। और ग्रैंडसन अशोक आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर
कलिंग को कॉन्कर करता है, कलिंग दैट इज मॉडर्न डे उड़ीसा, और इसी के बाद जो है कहा जाता है कि उसने बुद्धिज्म को अपनाया। अब इसको लेकर भी कुछ हिस्टोरियंस आज के समय पर थोड़ा आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं जी वो उससे पहले हो चुका था। ठीक है, इस देखो अब देखो कई सारे ना आपको सोशल मीडिया में ना इस चीज के ना बहुत सारे काउंटर पॉइंट्स मिलेंगे कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि कौन कह रहा है सही, बट हमें जो एक्सेप्टेड अभी तक है ना, ऑफिशियली जो एक्सेप्टेड है, हम उसी को मान के चलेंगे। ठीक है, अब हम उसमें कंट्रोवर्सीज बीच में लेके मैं बीच बीच में बता दूंगा आपको, बट जरूरी नहीं है कि हम वो सारी कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करें जो कि रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। अदरवाइज फिर हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा और हमें रहेगा कि सही कौन सा है, तो सही हम अभी यही मान के चलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर हिस्टोरियंस आर्ग्यूड वेरियड सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया गया, तो सबसे पहले तो आपको इंस्क्रिप्शंस मिली है ना, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, ये एक सबसे बड़ा कह लीजिए एक सबसे इंपॉर्टेंट वो था। हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है, मैंने आपको कल बताया भी था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, नॉन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। नॉन आर्कियोलॉजिकल में लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज में मैंने आपको बताया था एक रिलीजियस लिटरेचर है, सेक्युलर लिटरेचर है। ठीक है, तो यहां पर आपको मेगास्थनीज, अब ये काइंड ऑफ क्या हो गया, ये काइंड ऑफ आपका सेक्युलर लिटरेचर, मतलब एक न्यूट्रल आदमी, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर है टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, अब ग्रीक वाली कहानी सुनो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, वो भाई साहब आए, ठीक है, पंजाब वाले रीजन में पोरस के साथ लड़ाई हुई, फिर वापस चला गया। ठीक है, बहुत सारी उसमें कहानियां हैं। अब वो अपने कह लीजिए गवर्नर्स को यहीं पर छोड़ गया। ठीक है, और इसी ग्रीक गवर्नर की बेटी से भी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये कहीं ना कहीं इसको एक थ्योरी को क्या कहा जाता है कि दो तरीके से आप दूसरे एम्पायर को कब्जा करते थे या उस पर अपना इन्फ्लुएंस बनाते थे, या तो मिलिट्रली या हाँ जी मैट्रिमोनियल तरीके से शादी करके। ठीक है, तो यहां पर ग्रीक रूलर्स या इंडो ग्रीक पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ओके, ठीक है, सो यहां पर अब देखिए कि अनदर सोर्स इज ऑफन यूज्ड इन अर्थशास्त्र, पार्ट ऑफ विच वर आर्गुली कंपोज्ड। अच्छा, और कौन कौन से सोर्सेज हैं, अर्थशास्त्र हो गया जो कि चाणक्य ने लिखा, आज भी हम चाणक्य नीति की बात करते हैं, ठीक है, कौटिल्य की बात करते हैं। उसके अलावा वो कह रहा है कि इसके अलावा भी हमें बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर में मौर्यास के बारे में पता लगता है। तो मौर्यास की हिस्ट्री हमने रिकंस्ट्रक्ट कैसे की, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इंस्क्रिप्शन से करी, ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे मेगास्थनीज इंडिका जो बुक लिख के गया, उसके बाद हम कहेंगे कि जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है, और उसके अलावा जो है अर्थशास्त्र हो गया। तो ये कुछ सोर्सेज हो गए जिससे कि वहां की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया कि किस तरीके का समाज या किस तरीके की इकोनॉमी, किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां पर रहा होगा। अब वो कह रहा है कि अशोक जो है ने इंस्क्रिप्शंस ये करवाई, while these were useful inscriptions of Ashok on rocks and pillars are often regarded as the most valuable sources। क्यों? क्योंकि राजा खुद लिखवा रहा है तो इसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज माना जाता है। अब अशोक जो है पहला रूलर था जिसने अपने सब्जेक्ट्स को, मतलब अपनी प्रजा को एक मैसेज देने की कोशिश करी। किसके बारे में मैसेज दिया उसने? ठीक है, तो यहां पर उसने धम्म पॉलिसी के बारे में मैसेज दिया। ठीक है, धम्म पॉलिसी के बारे में उसने मैसेज दिया। अब ये धम्म पॉलिसी क्या है? देखिए, बुद्धिज्म को जब वो अडॉप्ट करता है तो धम्म पॉलिसी बहुत जो अच्छी बातें हैं। इसीलिए जब देखो ये इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर होने लगी, ये लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, ये वही समय था जब फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा है। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उधर से ये बात आ रही है कि जी हाँ, एक अशोका द ग्रेट था जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा था। क्या बातें कह रहा था? कि जी हम लाइक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, बड़ों का सम्मान, जेनरोसिटी टुवर्ड ब्राह्मण्स एंड दोज रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, जिन्होंने जो कह लीजिए पारिवारिक जीवन है त्याग दिया है। ठीक है,
ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, ठीक है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वन्स ओन, अपने धर्म के अलावा, अपने रीति रिवाज के अलावा दूसरे के रीति रिवाजों को, धर्म को भी मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ना उस समय पर, खासकर जब कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स काफी आ चुकी थी, ठीक है, हिंदू बेस्ड, हिंदू मुस्लिम वो चल रहा है, ठीक है, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को प्रोजेक्ट किया गया बार बार। इसीलिए आप आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या देखते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है जी, अशोक स्तंभ को लिया जाता है ये बताने के लिए कि जैसे वहां था, जब यहां पर जेनरोसिटी की बात की गई है, रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स की बात की गई है, सारे धर्मों मजहबों सारे रीति रिवाजों को एक्सेप्ट करने की बात की गई है, धम्म की पॉलिसी की बात की गई है, हम जो नया भारत बनाएंगे वो भी इसी पॉलिसी के बेसिस पे बनाएंगे। ये समझ आया कि हमने जो सिंबल्स हैं अशोका के समय के, वो सिंबल्स को एक्सेप्ट क्यों किया आफ्टर इंडिपेंडेंस? द वेरी सिंपल रीजन कि हम भी चाहते हैं, या एक मैसेज देने की कोशिश थी कि हमारा जो अब देश बनेगा वो एक समावेशी होगा, वो एक इंक्लूसिव होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर्स। अब यहां पर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन आता है, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं एम्पायर में, कैपिटल पाटलिपुत्र है और बाकी सेंटर्स हैं तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, ये आपका उज्जैनी हो गया, कहां पर, जो इंदौर मतलब इंदौर या मध्य प्रदेश वाला रीजन, स्वर्णगिरी साउथ में हो गया, ठीक है, ऑल मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। इफ वी एग्जामिन दिस इंस्क्रिप्शंस, अब देखो इनमें से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी, हु नोज हिज प्राइवेट मार्क बिकम एम्बलम फॉर यस, इन सम से भी क्वेश्चन आया था, आया था जी, आया था। मैं अभी पहले इस वाले पे क्वेश्चन दिखा दूं आपको, ठीक है, अभी जो संडे को पेपर हुआ है, चलो सॉरी पेपर 2 खुल गया तो यस, नहीं ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ये वाला 89 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड अ मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक, सो इंद्रप्रस्थ, कौशंबी, स्वर्णगिरी, कंधार। क्लियर? अब क्वेश्चन में यहां पे चलूं, हाँ जी, तक्षशिला, ठीक है, किसके बारे में दिया गया है, कह रहा है कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, ऑल मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ऑल मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, यस और नो, ठीक है। तो क्लियर हो रही है चीजें कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अच्छे से समझा है उसको, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उसी में से पूछ रहा है। ओके, अब वो एग्जांपल दे रहा है कि ये जो है सब जगह ये मैसेजेस लिखवाए गए। अच्छा, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहा कि क्या मतलब इंस्क्रिप्शंस लिखवाने से क्या हुआ, क्या सबको पढ़ना आता था? अच्छा, लिखवाया भी किस लैंग्वेज में गया? प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि आम लोगों की भाषा थी। पर क्या प्राकृत लैंग्वेज पूरे मतलब लाइक अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट बोली जा रही है? नहीं, आज भी हम अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। तब के समय पर तो वैसे ही बहुत कम मिलना जुलना था, कनेक्ट नहीं था, तो हर जगह अपनी अपनी भाषा थी। तो प्राकृत लैंग्वेज फिर सारे पढ़ पा रहे थे या नहीं पढ़ पा रहे थे? तो बहुत सारे लोगों का या हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि वो लिखवाने का एक मैसेज ये था कि कहीं ना कहीं जो मतलब जो एक उनमें से कोई पढ़ा लिखा होगा वो बताएगा कि ये राजा का मैसेज है, वो राजा का मैसेज जो है वहां तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। ओके, सो प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड इन इंडिया। अब ये कह रहा है कि क्या इतने बड़े स्ट्रक्चर, मतलब इतने बड़े एरिया में एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, ठीक है, मौर्यस का। तो अब यहां पर भी हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। देखो, अब ये कंधार, ये तक्षशिला इंपॉर्टेंट हो गया स्पेशली सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है, और यही से बाद में चलकर हम देखते हैं कि बहुत सारे आक्रमणकारी आए। और देन आपका ये जो है उज्जैनी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बाद आप गुजरात पहुंचते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट है। अब साउथ में आपको चोलास, केरला पुत्र, पांड्यास। आज का ही न्यूज़पेपर का न्यूज है, केरल लेजिस्लेटिव असेंबली ने
एक रेजोल्यूशन पास किया है कि केरल का नाम जो है बदलकर क्या रखा जाए, केरलम। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो यहीं से है, केरला पुत्र। ठीक है, बाद में हमें चेराज मिलते हैं यहां पर। ठीक है, चोलास, पांड्याज एंड चेराज। ठीक है, तो ये कुछ, और इस पर्टिकुलर रीजन को, कलिंग को, वो बाद में जाकर क्या करता है। अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेजर रॉक एडिक्ट्स कहां कहां पर है। देखो, मेजर रॉक एडिक्ट्स आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जो ट्रेड सेंटर्स हो सकते हैं, वहां पर आपको ये मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। ओके, द रीजन इंक्लूडेड इन एम्पायर वर जस्ट टू डाइवर्स। एक तरफ आपका अफगानिस्तान का रीजन है, एक तरफ उड़ीसा का कोस्टल रीजन है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, ज्योग्राफिकली कोई सिमिलैरिटी ऐसा नहीं है। अब वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल था इतने बड़े एरियाज में, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहा होगा, तो इसीलिए आपको प्रोविंशियल सेंटर्स मिलते हैं, जिसमें हमने देखा स्वर्णगिरी, तक्षशिला, तोशाली, ये सारे बातें कही गई हैं। ठीक है, सो दी सेंटर्स आर केयरफुली चूजन, बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पर थे। स्वर्णगिरी से क्या है, स्वर्ण, गोल्ड, हाँ जी, ठीक है। सो कर्नाटका में कोलार गोल्ड फील्ड, तो यहां आप सोचो कि कोलार गोल्ड फील्ड तब भी इंपॉर्टेंट था, अंग्रेजों के समय पर भी वहां से आपको गोल्ड माइनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े एम्पायर को भाई इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, तो कम्युनिकेशन, आप पाटलिपुत्र में बैठ के अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, पूरा बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, मतलब वहां से जाके कहां पर आप कंट्रोल कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। देख, साउथ इंडिया में कोई है बिल्कुल है जी। ठीक है, ठीक है, देखो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये प्लेट्यू वाला रीजन है। ठीक है, जिसने आयुष्मान ने पूछा, ये प्लेट्यू वाला रीजन है, तो प्लेट्यू वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, ऑलरेडी रॉक्स मिल रही हैं, पठारी इलाका है, पठार है ना, प्लेट्यू वाला रीजन है। और यहां वाले रीजन में आपको क्या मिल रहा है, ये प्लेन इलाका है। ठीक है, ये समतल इलाका है, तो समतल इलाके में आपको क्या करना पड़ रहा है, पिलर इंस्क्रिप्शंस, पिलर खड़े करने पड़ रहे हैं। लॉजिकली सोचो, यहां पर आपको क्या ज्यादा मिल रहा है, जो रॉक एडिक्ट्स मिल रही हैं। रॉक एडिक्ट्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि पठारी इलाका है। ठीक है, दैट वाज द रीजन जहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है जी, आयुष्मान क्लियर हुआ। कम्युनिकेशन पर थे हम। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बोथ लैंड एंड रिवरराइन रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर वो बात कर रहा है कि अरेंजिंग प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वर ऑन द मूव। भाई, जो अब मान लो पाटलिपुत्र से आपको उज्जैन जाना है या गिरनार जाना है, तो आपको अगेन कई हफ्ते लगेंगे यहां तक पहुंचने में। तो जब आप रास्ते में मूव कर रहे होंगे तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो यहां पर वो प्रोटेक्शन का खेला आता था, और यहीं से फिर राजा फिर वो टैक्स चार्ज करता था कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, आपके साथ फौज चल रही है, आर्मी चल रही है। ठीक है, नीड मनी फॉर दैट। दिस मीन अरेंजिंग प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु आर ऑन द मूव। अब यहां पर मेगास्थनीज ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, जो अभी थोड़ा सो गए हैं थोड़ा जागे। यहां पर वो कह रहा है कि आर्मी जो है कि इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द लेटर प्रोटेक्शन के लिए था। अब वो कह रहे हैं कि इसमें आपको कमेटी मिलती है, जिसमें 6 सब कमिटीज हैं, जैसे अभी भी होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जैसे कि एक जो है नेवी को देखेगा, तो आप ये समझ लो कि ये इंडियन नेवी हो गई। सेकंड जो है वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को देखेगा, जिसको आज के समय पर हम कई बार क्वार्टर मास्टर, अगर आपने फौज में सुना हो, क्वार्टर मास्टर होता है, लॉजिस्टिक्स को इंश्योर करता है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि भाई सारी चीजें जो हैं लोगों तक पहुंचे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको भी फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबल फुट सोल्जर, इन्फेंट्री। ठीक है, और फोर्थ फॉर हॉर्सेस, कैवेलरी। ठीक है, और फिफ्थ क्या हो गया, चैरियट्स। ठीक है, रथ हो गए। और छठा क्या हो गया, एलिफेंट्स। तो ये आपको बता रहा है कि उस समय पर आर्मी में क्या क्या चीजें थी। भाई पैदल सैनिक हैं, घुड़सवार हैं, हाथी हैं, ठीक है, रथ हैं, और उसके अलावा आपका नेवी है। ठीक है, एयरफोर्स ऑब्वियसली नहीं है। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकंड सब कमिटी। अब ये जो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाला पार्ट है, उसमें आपको फर्दर बहुत सारी और चीजें मिलती हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं बुलक कार्ट्स को अरेंज करना फॉर कैरी इक्विपमेंट। अल्टीमेटली सैनिक को क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको हथियार चाहिए, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रमोटिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स। अब यहां पर जो जानवर हैं,
ठीक है, हाथी है, घोड़ा है, तो इनको क्या चाहिए, इनको भी तो खाना चाहिए ना, फॉडर चाहिए, ठीक है, चारा चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें, रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स, और ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती थी। ये ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट था, जो कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स को इंश्योर कर रहा है। तो ये 6 हिस्से समझ आए आर्मी के, यस और नो? ये 6 हिस्से आर्मी के समझ आए? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है धम्म पॉलिसी। अब धम्म पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए यहां पर एक व्यक्ति को, स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम है धम्म महामत। ठीक है, धम्म महामत। मत मत कई बार कहा जाता है ना, मती मारी गई है, मत। ठीक है, सो ये उसके बारे में लोगों को बताएगा। लास्ट लाइन ये कह रहा है, कौन पूछ रहा है ये? आयुष्मान। लास्ट लाइन ये कह रहा है कि भाई जो सोल्जर्स हैं उनको सर्व करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। भाई कहीं जगह पर आप बैठे हो तो उनकी मदद के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए आप यहां से क्या कर रहे हो, आर्टिसंस और सर्वेंट्स को भेज रहे हो। देखो स्लेवरी को ना, जो आज के समय पर आप स्लेवरी को समझ रहे हैं हम लोग, वैसा नहीं है। ठीक है, इट इज लाइक के एक पर्टिकुलर जो है, अब यहां पर कास्ट का सिस्टम अभी तक वो उतना रीजन नहीं हुआ, बट यस, ये जो कास्ट का सिस्टम में कुछ सो कॉल्ड लोअर कास्ट, अब वो एज अ सर्वेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिसंस हाउ? ओके, तो आर्टिसंस क्या करते हैं, कारीगर क्या करते हैं? तो आपको बाकी सारी चीजें चाहिए जी, कपड़े चाहिए, ठीक है, फर्नीचर का काम हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो एंसिलरी एक्टिविटीज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए भी तो चाहिए। आज भी अगर आप फौज में देखोगे, इन सब की भर्ती अलग से होती है। ठीक है, इन सब की भर्ती अलग से होती है। सफाई कर्मचारी होता है जी, कांस्टेबल बार्बर होता है जी, ठीक है, मैं इफ आई टॉक अबाउट द बीएसएफ, ठीक है, कांस्टेबल बार्बर है जी, कांस्टेबल कुक है, कांस्टेबल वाटर कैरियर है, बहुत सारी ऐसी पोस्टें आपकी रहती हैं जिसको ट्रेड्समैन कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडमैन की भर्ती कहा जाता है। ओके, चले आगे। सो अशोका एंड ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्म। ठीक है, धम्म की पॉलिसी को प्रोपोगेट करने की धम्म महामत मैंने आपको बता दिया। अब वो कह रहा है हाउ इंपॉर्टेंट वॉज एम्पायर, एम्पायर कितना बड़ा था, कितना मतलब कितना इंपॉर्टेंट था। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि मॉडर्न एम्पायर जो है, ये जब आपको पता लगा लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर चीज को जो इंडिया के हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे लीडर्स थे, उन्होंने काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया, और इसीलिए हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस ये इंस्क्रिप्शंस और अशोक स्तंभ, ये सारी की सारी चीजें नेशनल सिंबल्स के रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ओके, इस इंस्पायरिंग फिगर, ये पूरी की पूरी कहानी यही बता रहा है। ओके, नाउ येट हाउ इंपॉर्टेंट द मौर्यन एम्पायर। ये सिर्फ लगभग अगर अपना पीक देखें तो 150 साल रहा। अब 150 साल कुछ भी नहीं है। अब वो कहेंगे मतलब 150 साल कुछ भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं 6000 साल की, है ना। हमने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी, तो हमने 2600 BCE की भी बात करी, तो लाइक 4600 साल पहले की भी बात करी हमने। मतलब 5000 साल में 150 साल कुछ भी नहीं होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पूरे के पूरे हम जब इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नाउ लाइक ये कह रहे हैं कि एम्पायर डिड नॉट एनकंपास द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। यहां पर भी वो एग्जांपल दे रहा है कि पूरे एम्पायर में ऐसा नहीं था कि एक यूनिफॉर्म कंट्रोल था। हां, ये कह सकते हैं कि कंट्रोल सबसे ज्यादा पावरफुल आपका पाटलिपुत्र है, और कहीं ना कहीं आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि बाद में चलकर हम सामंतवादी एक शब्द यूज करते हैं कि सामंत हैं, लोकल रूलर्स हैं, उन्होंने सुजरैनिटी एक्सेप्ट कर ली बड़े राजा की कि हाँ हम आप बिल्कुल आपको मानते हैं, बट कल को आपको हथियार चाहिए होंगे, फौज चाहिए होगी, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक संधि होगी एक तरीके से। नाउ न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ्स एंड द किंग्स इन साउथ। अब धीरे धीरे राजा जो है अपने कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए क्या कहेगा, वो कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए ये कहेगा कि जी देखो ऐसा है कि मेरे को ये जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं ना, मेरे को भगवान से ये पावर मिली है। ठीक है, कंट्रोल करने की, इस राज्य को चलाने की।
इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने की। तो इससे क्या होगा, इससे जो आम जनता है उसको क्या लगेगा कि हाँ जी ये राजा जो है ये भगवान का ही अंश है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसको चैलेंज करने वाले कम लोग होंगे और एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो यहां पर भी वो एग्जांपल यही दे रहा है कि अगर हम देखें चैप्टर्स इन लाइक चीफ इन चोलास, चेरियास, पांड्यास, तमिलकम, वर्ड तमिलकम यूज किया गया है, तमिलकम फॉर द तमिलनाडु, जिसमें सिर्फ तमिलनाडु नहीं है आज का, जिसमें आंध्र प्रदेश भी है, केरल भी है, इन एडिशन प्रूव टू बी स्टेबल एंड प्रॉस्परस। अब ये जो चीफ शब्द है, ठीक है, चीफ शब्द है पावरफुल मैन जिसके पास पोजीशन विच मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये हेरिडिटरी ही हो, कि राजा जो है हमेशा हेरिडिटरी ही होगा। किंगशिप थ्योरी, यस किंगशिप थ्योरी। सो ही डिराइव्स हिज सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफॉक, और मतलब उसको अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए देखो कुल का जो सिस्टम है, कुल, ठीक है, कुलपति, कास्ट का सिस्टम कह लो या क्लोज नेट सोसाइटी का सिस्टम कह लो, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि अकेला व्यक्ति सारी चीजें नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पास कंट्रोल है बट उसको बहुत लोगों की सपोर्ट चाहिए, टीम चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो ही इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, लीडरशिप इन वॉरफेयर, आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स। तो इस राजा का काम क्या है, ये चीफ का काम क्या है, जो कि नॉर्मल एक राजा कर रहा है। राजा बड़े लेवल पर कर रहा है, ये अपने छोटे लेवल पे कर रहा है। तो यहां पर वो रिचुअल्स को परफॉर्म करना, लड़ाई लड़ना, और कोई भी डिस्प्यूट होता है लोगों के बीच में उसको एक तरीके से उसमें जज की भूमिका करना। तो ये कह लो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सारे काम कर रहा है भाई। ही रिसीव्स गिफ्ट्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, और ये सपोर्टर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले। इनके पास कोई एज सच कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, ऑफिशियल्स नहीं है जनरली। तो जो खेतों में काम कर रहे हैं, किसान हैं, वो काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी चल रही है, ठीक है, और मान लीजिए किसी ने अटैक किया तो वही मिलकर जो है लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो वी नो दैट फ्रॉम दी स्टेट्स, अच्छा इसमें ये कह रहा है कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी, एक एग्जांपल दे रहा है कैसे एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था, कैसे उनको टेम किया, टेम मतलब उनको कैसे पालतू बनाया जा रहा है, कैसे उनको अपनी सेना में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि हाथी को कंट्रोल करना कौन सा आसान बात है। तो उसकी भी पूरी एक मतलब एक वो है, एक प्रोसीजर डेवलप हो रखा था कि कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है तमिल संगम टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कई सारी पॉइंट्स हैं जो कि इन चीफ्स के बारे में बता रहा है, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, मेनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सतवाहनाज who ruled over the parts of western and central India 2nd century before common era to 2nd century CE। तो ये लगभग कौन सा पीरियड हुआ, ये मौर्यज और लेटर मौर्यज वाला पीरियड हो गया। ठीक है, लेट मौर्यज एंड लेटर मौर्यज के पीरियड में आपको साउथ में कौन मिल रहा है, सतवाहनाज मिल रहा है। देखो बहुत सारे बच्चों को ना यही कंफ्यूजन रहती है, यार सतवाहनाज कब आए, यार ये वकाटाकास कब आए। अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया ना, तो ना आपको देखो एग्जैक्ट नहीं भी याद ना, मोटा मोटा ये याद रखना है। अच्छा सतवाहनाज जो है मौर्यज और लेटर मौर्यज के समय पर। अच्छा वकाटाकास जो है जब गुप्ताज आए, गुप्ता से थोड़ा पहले आ गए। ठीक है, अच्छा फिर आपका चालुक्यास कब आए हैं, ठीक है, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल है। फिर विजयनगर एम्पायर कब आता है, हरिहर बुक्का 1336 में, ठीक है, लगभग 14 सेंचुरी एडी में जाकर। तो 14 सेंचुरी मतलब ये लगभग विजयनगर एम्पायर, इससे अगर मैं 2nd सेंचुरी की बात करूं कॉमन एरा की, तो 1200 साल बाद आ रहा है विजयनगर एम्पायर। तो ये अगर आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है तो बहुत सारे बच्चों को ना वो क्रोनोलॉजी समझ नहीं आ पाती कि कौन से पीरियड में कौन फिट हो रहा है। तो ये अगर आपको ब्रॉडली इतना भी याद है ना कि हाँ जी ये सतवाहनाज इस समय पर आए थे मोटा मोटा, फिर अच्छा फिर उस समय पर जो है आपका क्रोनोलॉजी में ब्रॉडली अगर आप गुप्तास के समय पर वकाटाकास थे, फिर उसके बाद चालुक्यास में भी फर्दर वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जस्ट आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं। क्लियर हो गया ये चीज। अब आपका क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि गुप्तास के समय पर कौन था, तो अगर ऑप्शन में आपको सतवाहनाज है तो यू कैन इजिली क्रॉस कि नहीं यार ये उससे पहले आ गए थे। ठीक है, हाँ जी समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, सो अब शाक एरा के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। सेंट्रल एशिया में थोड़ा यू कैन से ब्रिटिश कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्मल इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन हम देखें, हम इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है।
सेंट्रल एशिया में थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, विटिश भी नहीं कहेंगे, फेयर कॉम्प्लेक्शन। इसीलिए आपको जो अभी का पाकिस्तान है, पंजाब जो रीजन आप है, वहां पर आपको बहुत सारा कह लीजिए बहुत सारी मिक्सिंग मिल रही है। नॉट डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यहां पर बहुत सारी रेसेस आई, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी इंटरमिंगलिंग हुई, तो इसीलिए आपको जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा ऑन अ लाइक फेयर साइड मिलता है। Established kingdoms in northwestern India, western parts of the subcontinent derived revenues from long distance trade. Okay, तो ये एग्जांपल दे रहा है कि आपको ट्रेड हो रहा है उनके साथ। Their social origins were obscure, but we will see in the case of Satavahanas कि जब इन्होंने, अच्छा सतवाहनास का ये कहा गया कि उनका क्या वो क्षत्रिय थे, जैसे मौर्य के केस में भी डिस्प्यूट है कि मौर्य क्षत्रिय थे, तो एक मतलब एक सेट ऑफ हिस्टोरियन कहते हैं कि जी नहीं, मौर्यज क्षत्रियज नहीं थे, मौर्य, ठीक है, जनरली लो कास्ट रीजन कहा जाता है, बट इवेंचुअली दे बिकम पावरफुल, ठीक है। बट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलेगा, जैन टेक्स्ट मिलेगा, वो उसको थोड़ा हायर स्टेटस देने की। देखो हमेशा क्या होगा कि जो पावर में आ गया ना, वो अपने आप को सोशल हायरार्की में ऊपर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज हुई सतवाहनास के साथ। सतवाहनास का जो सोशल रीजन है वो क्या था, बट यस व्हेन दे कैप्चर्ड पावर, दे ट्राई टू अपग्रेड देयर सोशल स्टेटस, ठीक है जी। ओके, हाँ, केपी के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्लियर हो रहा है। चले आगे, समझ आ रहा है और मजा आना चाहिए, दो चीजें आनी चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। देखो फैक्ट्स धीरे धीरे याद होते हैं, बट कहानी जब बनने लगती है ना माइंड में, अच्छा यार, अच्छा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में है सारी चीजें, देन वो इट विल नॉट बिकम बर्डनसम फॉर यू। ओके, डिवाइन किंग्स, जो मैंने अभी आपको किंगशिप वाली थ्योरी बताई है ना, कि राजा जो है किसका, भगवान का ही रूप है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी कोई रिलीजियस प्रोसेशंस होते थे, ठीक है, या भी कोई रिलीजियस रिचुअल होगा, तो उसमें राजा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता था, बढ़ चढ़कर डोनेशन करता था, ताकि लोगों में उसकी बड़ी पॉजिटिव इमेज बने, लोग कहें कि यार मतलब कितना अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। ओके, सो वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई द वेरियस डीटीज ऑल्सो, भगवान के साथ, देवी देवताओं के साथ अपने आप को एसोसिएट करना, ठीक है। सो दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय कुषाण, फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी सीई। अच्छा, अब ये कुषाण भी आ गया, आप कुषाण भी समझ लो। मौर्यज लगभग 150 साल, ठीक है, मान के चलिए कि थर्ड और फोर्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, डिक्लाइन होता है मौर्यज का, लेटर मौर्यज, फिर आपको कुषाण मिलता है। अब कुषाण कहां पर मिल रहा है, वो ब्रॉडली आया है आपका जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ इंडिया, इसको वो अपना उसका सेंटर बनाता है। इसीलिए आपको जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर मिलती है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर कहां पहुंच चुका है, पॉलिटिकल सेंटर कुषाण के पास है, जो इस पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है, इसलिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहां होती है। पहली तीन बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हो रही हैं, जो ब्रॉडली बिहार वाला रीजन है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर वहां पर है, मौर्यज हैं वहां पर, ठीक है। फिर आपका शिफ्ट होकर कहां पहुंच गया, कश्मीर में, बिल्कुल। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर होती है, कुंडलवन, ठीक है, कश्मीर में पहुंच गए, तो क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर शिफ्ट हो गया। अब आप रट्टा मार रहे हो, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल यहां, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहां, आगे करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल अगले चैप्टर्स में, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द डॉट्स, ठीक है। क्यों बुद्धिस्ट काउंसिल वहां, क्योंकि राजा वहां बैठा है, राजा पेट्रोनेज, भाई राजा पूरा का पूरी व्यवस्था करेगा ना, रहने की, खाने पीने की, सारी चीजों की व्यवस्था कौन कर रहा है, राजा करेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नोशंस ऑफ किनशिप, दे विश टू प्रोजेक्ट परहैप्स द बेस्ट एविडेंस इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। अब ये चीज कहां से देखने को मिलती है कि अपने आपको किनशिप वाली थ्योरी, ये आपको मिलती है कॉइन्स और स्कल्पचर्स में, ठीक है, मूर्तियों में, कॉइन्स में, जिसमें कि खासकर गुप्ताज में जाकर ये खास देखने को मिलता है कि एक तरफ राजा की फोटो है, दूसरी तरफ किसकी फोटो है, देवी की फोटो है, ठीक है, देवी देवताओं की फोटो है जनरली। तो ये इस चीज को शो कर रहा है कि हाँ जी, हम मतलब इन्हीं के वंशज हैं, एक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो कोलोसल स्टैच्यूज ऑफ कुषाण रूलर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द श्राइन एट मठ नियर मथुरा। अब ये सिमिलर स्टैच्यूज आपको अफगानिस्तान में भी मिलते हैं,
और कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि कुषाण कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज गॉड लाइक। अच्छा, ये गॉड लाइक वाला स्ट्रक्चर कह रहे हैं, मतलब ये जो कंसेप्ट है ये कह रहा है कि ये चाइना में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चाइना में भी देखने को मिलता है। हाँ, महायान और हीनयान अभी करेंगे, महायान और हीनयान अभी नहीं मैं डिस्कस कर रहा, फिर वो सारी खिचड़ी हो जाएगी। अब यहां पर ये जो कंसेप्ट है गॉड लाइक वाला, ये आपको चाइना में भी मिलता है। चाइना, जैसे कुषाण ने अपने आप को क्या कहा, देवपुत्र ना, देव का पुत्र, ठीक है, देवों का पुत्र, सन ऑफ गॉड। ठीक है, ओके, पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर जिन्होंने अपने को क्या कहा, सन्स ऑफ हेवन, सन्स ऑफ हेवन। तो यहीं से ये कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था। ओके, बाय 4th century देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। अब क्या आ गया है, गुप्ता एम्पायर आ गया है। ठीक है, ओके, अब गुप्ता एम्पायर जब आपका आता है तो यहां पर आपको एक सामंत मिलते हैं। सामंत को आप जैसे बाद में चलकर हम मुगल्स में इक्तेदारी सिस्टम देखते हैं, ठीक है, या अंग्रेजों में हम जमींदारी सिस्टम देखते हैं, तो कुछ वैसा ही सामंत सिस्टम, मतलब एक एरिया है उसके पास, वो मिलिट्री रखेगा, उसके टैक्सेस वो कलेक्ट करेगा, बट राजा की, मेन राजा की सोजरेनिटी को एक्सेप्ट कर रहा है कि आप ही हैं, जब आपको लोग चाहिए होंगे, हथियार चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो अब यहां पर यह भी कहा जाता है, अब दो चीजें हैं हिस्टोरियंस का ये मानना है। एक तो यह है कि कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि जो सेंट्रल पे कंट्रोल है वो कम हो रहा है, रिसोर्सेज का कंट्रोल नहीं है, तो आपने पॉलिटिकल पावर डिवॉल्व कर दी, करनी पड़ी, मतलब मजबूरी थी, क्योंकि आपके पास उतनी शक्ति नहीं थी कि आप सबको अपने उसमें कंट्रोल में कर लो। दूसरा चीज है कि हाँ, कहीं ना कहीं पावर डिक्लाइन कर रही थी, अब ये एक बेस्ट तरीका था एक बैलेंस मेंटेन करने का। और अगर कोई सामंत पावरफुल हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो बाकी सामंत को अपने अंडर कंट्रोल में कर ले, तो वो राजा बन जाए। ठीक है, या फिर अगर कोई वीक रूलर है तो वो सामंत वाली कैटेगरी में चला जाए। तो ये जो है, मतलब वो कह रहे हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी है कि जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, वो उभर कर आएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमें जो हिस्ट्री है गुप्ता रूलर्स की वो मिलती है लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन से, जिसमें स्पेशली प्रशस्तिज हैं। ठीक है, प्रशस्तिज क्या है, ये राजा की प्रेज में लिखी गई हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली पैटर्न्स इन जनरल बाय द पोएट्स, और हिस्टोरियंस यहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को डिराइव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा भी गया है। अगर मैं यहां पर आपका ये एग्जांपल दे रहा है पांड्या चीफ की भी। ठीक है, पांड्या चीफ जैसे सेंगुतवन विजिट करता है फॉरेस्ट में, तो सब लोग पहुंच जाते हैं कि राजा जी आ गए, राजा जी को भेंट दी जा रही है। ठीक है, मतलब राजा जी को भेंट देखो क्या क्या चीजें दी जा रही है, आइवरी, फ्रेग्रेंट वुड, फैन, हनी, सैंडलवुड, रैश, ऑस्ट्रे, एंटीमनी, ये सारी चीजें राजा जी को भेंट दी जा रही है क्योंकि राजा जी आए हैं। ठीक है, चलो ओके। अब ये जो प्रशस्ति की एग्जाम्पल दे रहा था गुप्तास के पीरियड में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम जो चेंज किया गया, तो ये जो कहा जाता है ना एंशिएंट नेम है जी प्रयाग, तो यहीं से है ये, मतलब कहीं ना कहीं उससे पहले भी यूज किया गया, इट इज नॉट के यहीं पर पहली बार यूज किया गया है। सो कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेन, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किस भाषा में लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जो है, जिसको नेपोलियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, या हम नेपोलियन को कहें कि समुद्रगुप्त ऑफ द वेस्ट, ठीक है, कुछ भी कह लो उसको, आई वुड से समुद्रगुप्त ऑफ द वेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि समुद्रगुप्त उससे 1500-1600 साल पहले आया है। एनीवेज, अब ये समुद्रगुप्त जो था एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, भाई साहब वीणा भी बजा रहे हैं, एम्पायर भी एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत मतलब मिलिट्री लीडर भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी अच्छे हैं, दान भी कर रहे हैं, मतलब सारी चीजों में ही मतलब कंसिडर टू बी वेरी गुड। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस इसके बारे में बताती हैं। आर्गुअबली द मोस्ट पावरफुल इन द गुप्ता रूलर्स 4th century CE। तो इसका समय कब है, 4th century CE। तो मौर्यास, लेटर मौर्यास, कुषाण आया, कुषाण के बाद आपको क्या मिलता है, गुप्तास मिलते हैं। ये क्रोनोलॉजी समझ आ रही है, कनेक्टिंग द डॉट्स। अच्छा, मौर्यास और लेटर मौर्यास के समय पर सतवाहनास हैं, फिर आपको गुप्तास के समय पर अभी कौन मिलेगा, नीचे वाकाटकास। और गुप्ता जो कह लीजिए रूलर्स हैं, इनमें एक जो रानी, मतलब रानी कह लीजिए बेटी है,
उसकी शादी भी होती है वकाटका रूलर्स में, ठीक है, क्योंकि रॉयल फैमिलीज में शादी, ये अभी रिसेंटली भी तक भी था, ठीक है, कि कूच विहार की रानी की शादी, मतलब कूच विहार की जो प्रिंसेस है उसकी शादी राजस्थान में रॉयल घराने में हो रही है। तो रॉयल घराने में शादी का कंसेप्ट आपको यहां से देखने को मिल रहा है। ओके, अब वो एग्जाम्पल दे रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में चीजें लिखी गई हैं कि मतलब काफी, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखा गया। अब यहां पर भी हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि यार जरूरी नहीं कि ये सही हो, क्योंकि जनरली राजा के बारे में फिर जब पोइट लिख रहा है तो वो फिर थोड़ा एग्जैजरेट भी कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो है कहा जा रहा है कि ये जो स्कल्पचर है सजेस्ट दैट दिस इज एन इमेज ऑफ अ किंग, ठीक है, कुषाण किंग की ये आपको एक वो मिल रहा है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग कंट्री साइड। अब पॉपुलर परसेप्शन क्या है राजा की, कई राजाओं की पॉपुलर परसेप्शन अच्छी है, कईयों की बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, बाय एग्जामिनिंग द स्टोरीज इन एंथोलॉजी सच एज जातक एंड पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसमें आपको पता लगता है। अब कई बार ऐसा भी हुआ कि राजा जो है भेष बदल के आम इंसान बन के आम लोगों में गया, उनसे पूछा कि राजा कैसा काम कर रहा है, करे निकम्मा है, ठीक है, लिटरली ऐसा, मतलब जो लोगों ने बोला कि when the king went in disguise to find out what his subjects thought of each then other cursed him, उसको मतलब गालियां दे रहे हैं लोग लिटरली, ठीक है, फॉर देयर मिजरीज, के भाई वही है, रात में हमें चोर डाकू लूट रहे हैं और दिन में इसके जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो लूट रहे हैं। दिन में मतलब जो कर लेने वाले हैं इसके जो ऑफिशियल्स हैं वो लूट रहे हैं, रात में हमें डाकू लूट रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब इससे पता लग रहा है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है, लोगों के बारे में थोड़ा बहुत यहां पर पता लग रहा है। टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन लोग क्या कर रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा सोचो राजा जो है मार्केट में निकला, सोचो मेरे लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे कि वाह क्या राजा है, और हर जगह जा रहा है, पूछ रहा है कि राजा साहब कैसा काम कर रहे हैं, कह रहा निकम्मा है, तो बेचारा राजा जो है टेंशन में आ जाएगा। ये सुदर्शन लेख का क्वेश्चन तो CDS, CAPF, सिविल सर्विसेज, NDA, जो भी एग्जाम है स्टेट सिविल सर्विसेज में इतना पूछा गया है ये वाला पार्ट, ठीक है। सुदर्शन लेक, अब देखो गुजरात वाला रीजन ड्राई रीजन, ठीक है, बारिश कम हो रही है तो आपने लेक बनाई, पानी को कंजर्व करने की कोशिश की गई। अब देखो वाटर कंजर्वेशन तब से चल रहा है आपका। अब ये सबसे पहले किसने बनाया, ठीक है, ये कह रहा है कि द सुदर्शन लेक वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर। इसके बारे में हमें पता है रॉक इंस्क्रिप्शन से, जो कि 2nd सेंचुरी सीई इन द संस्कृत कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ शाक रूलर रुद्रदमन, ठीक है, शाक रूलर रुद्रदमन, इसके बारे में। अब ये बनवाया गया था मौर्यस के समय पर, ठीक है। फिर जो शाक रूलर रुद्रदमन है कि वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारी टूट फूट हो गई है, फिर मैंने इसको रिपेयर करवाया। फिर बाद में चलकर जो है आपको गुप्तास में भी आपको ये देखने को मिलता है, अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम रॉक 5th सेंचुरी मेंशन हाउ वन ऑफ द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, फिर इसको रिपेयर कराया गया। तो बना मौर्यस के समय पर, बाद में शाक रूलर रुद्रदमन ने इसको रिपेयर कराया, बाद में इसको फिर गुप्ता वन ऑफ द गुप्ता रूलर्स ने भी इसको रिपेयर कराया। क्रोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की क्रोनोलॉजी। ओके, वन स्टोरी नोन एज, अब ये गंदा तिंदु जाटक जो है इसमें लिखा गया है विक्ड किंग बहुत खराब राजा है, जिससे बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब परेशान है, जानवर भी परेशान है, वो कह रहा है मतलब इतना खराब राजा है वो, ठीक है। कर्स्ड हिम फॉर देयर मिस्ट्रीज, दे वर अटैक्ड बाय, ये मैंने आपको बता दिया कहानी, सॉरी, ठीक है। ओके, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब भाई स्टैंडिंग आर्मी, मैंने आपको क्या बोला, राजा को, अपने मंत्रियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, समय के मिलिट्री ऑफिसर्स को, सबको तनख्वाही दें। अच्छा, वहां पर ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ऐसा अलग नहीं थी, इट वाज कंबाइंड। अब आगे समझेंगे अभी, मतलब ऐसे समझो कि जो प्रशासन है, प्रशासन को पैसा तो देना पड़ेगा ना उनको, वो कैसा दिया जाएगा, तो सरकार, लोग टैक्स देंगे। अब लोग पहले ही त्राम तराई कर रहे हैं कि जी भाई साहब बहुत टैक्स हो गया, इससे ज्यादा नहीं हम पे कर सकते, सूखा पड़ गया, कुछ हो गया। अब दूसरा चीज क्या होगा, दो चीजें हो सकते हैं प्रोडक्शन, मतलब टैक्सेस बढ़ाने के लिए, तो प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नहीं नए हथियार लाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आज भी हम कोशिश करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने की। दूसरी चीज क्या हो सकती है, टैक्स, आप दूसरे महाजनपद को या दूसरे राजा को जाकर लूट के ले आए, ठीक है, दो तरीके हैं। तो यहां पर भी वही कह रहा है। अब यहां पर एक अच्छी चीज वो क्या कह रहा है
कि यहां पर एक कंसेप्ट आता है ट्रांसप्लांटेशन का, जो आज भी है। ठीक है, पैडी कल्टीवेशन को आप सीधा जाकर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, लाइक पैडी कल्टीवेशन इन एरियाज वेयर वाटर इज प्लेंटिफुल, सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, पहले उसको बोया, आपने छोटे छोटे पौधे तैयार किए, सेपलिंग्स तैयार करें, फिर वाटर लॉक्ड एरिया में जाकर उस चावल को लगा रहे हैं या पैडी को लगा रहे हैं, धान को लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, इससे क्या हुआ, सर्वाइवल रेट बढ़ गया। एक तो हो गया कि सीधा बीज लगा दिया आपने पानी में। ठीक है, एक हो गया कि आपने सेपलिंग्स तैयार की फिर लगाया, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन एकदम बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर आपका बाकी देखो सारी की सारी चीज किससे जुड़ी हुई है, इकोनॉमी, मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, ओके। सो ये हो गया इंक्रीज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, दिस मीन बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर प्रोड्यूसर्स। ऑब्वियसली काम तो बढ़ेगा ही, बट कुल मिला के कहानी ये हो रही है कि पॉजिटिव प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आयरन प्लोशेयर लेड टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट्स यूज वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, अब एग्जांपल दे रहा है कि जो हल है जिसमें आयरन लग रहा है, जो कि ज्यादा नीचे तक खुदाई कर पाएगा, ज्यादा नीचे बीज लगेगा, ज्यादा मिनरल सारी चीजें होंगी, पानी वानी सब कुछ सब ठीक रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। पर ये कह रहे हैं ये आपको गंगा प्लेन्स में मिल रहा है, सेमी एरिड रीजन में ये चीज नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मान लो जो पठारी इलाका है या सेमी एरिड रीजन है, वहां तो भाई बड़े पत्थर हैं, ठीक है, या रेतीला इलाका है, तो वहां कुदाल यूज हो रहा है, हो यूज हो रहा है, हो या कुदाल जिसे कहा जाता है। ठीक है, सो आयरन प्लोशेयर लेड टू दिस। सो राजस्थान में डिड नॉट ड्रॉप्ड इट, पंजाब राजस्थान में तो आपको क्या चीज मिलती है, हो एग्रीकल्चर मिलता है यहां पर। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। देखो इसमें स्टेटमेंट कैसे बनाता है यूपीएससी, स्टेटमेंट बनाता है, एक जनरल स्टेटमेंट दे देता है कि जी पूरे इंडिया में जो है जो एग्रीकल्चर है वो वहां पर आयरन प्लोशेयर यूज हो रहा था। नहीं, आपका अभी भी एक स्टेटमेंट पूछा गया था कि पूरे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में एक अभी भी आज 2023 में हम कह रहे हैं अभी भी एग्रीकल्चरल टेक्निक सेम नहीं है पूरे भारत में, तो उस समय कैसे होंगी। बट हां, समय का चक्कर देखिए कि जो सेमी एरिड रीजन था, पंजाब हरियाणा रीजन जो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, वो अब प्रोडक्टिव माना जाता है, और जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी वहां प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है। प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है ना, प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट हेक्टेयर या पर यूनिट एकड़। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स हो गए, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में पानी, इरिगेशन, बहुत सारी और चीजें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है बेसिकली। एनीवेज, मैं आज के कंटेक्स्ट के साथ भी आपको रिलेट करके बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका आता है हाँ, कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स। ठीक है, और इस इरिगेशन वर्क्स में जैसे हमने अभी रुद्र दमन वाला एग्जांपल पढ़ा कि राजा भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहां पर आपको जो इरिगेशन है वो वेल्स और टैंक्स के थ्रू मिल रही है, नॉट वेरी मच थ्रू कैनाल्स। कैनाल्स का कंसेप्ट आपको वहां पर मिल रहा था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। देख रहे हो कि जो चीज आपने उसको मतलब इंश्योर नहीं किया वो खत्म हो गई। ठीक है, तो इट इज नॉट ऑलवेज कि सोसाइटी हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो यहां पर आप कैनाल्स और टैंक्स ही यूज कर रहे हैं, और सॉरी वेल्स और टैंक्स ही यूज कर रहे हैं, कैनाल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब आता है एग्जाम्पल, वो दे रहा है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। भाई डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी डेफिनेटली होगा। क्यों होगा डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी? क्योंकि प्रोडक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो वो आइडियल है कंसेप्ट, जो आज के समय पर हम मार्क्सिज्म या सोशलिज्म की बात करेंगे सबके पास बराबर हो, नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी वैसा ही है, और वही सोसाइटी में हमेशा क्या होगा, लड़ाई की एक जड़ होगा। ठीक है, वो हैव और हैव नॉट्स वाली कहानी जो मार्क्सिज्म कहता है, तो यहां पर भी कुछ वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी इस चीज की बात की गई। यहां पर एक टर्म आता है गृहपति। ठीक है, टर्म गृहपति वाज यूज्ड इन पाली टेक्स्ट टू डेजिग्नेट सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज। ये कौन से लोग हैं? स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स, जिनके पास जमीन है, जिनके पास प्रोडक्शन का कंट्रोल है। और ये एक मेल मेंबर है, घर का मुखिया कह लीजिए, घर का हेड कह लीजिए, चीफ कह लीजिए, इसके पास सारा कंट्रोल है प्रोडक्शन का, लैंड का, सब चीजों का। ठीक है, दैट इज हाउ मेल्स बिकम वेरी डोमिनेंट। ठीक है, तो वो जो मेल और फीमेल, फिर धीरे धीरे फीमेल्स कहां पर रह गई, घरों तक सीमित रह गई। ठीक है, दैट इवेंचुअली बिकम द लाइक बिग सोशल प्रॉब्लम।
अच्छा, इसके पीछे ना एक आपको लॉजिक और समझना पड़ेगा, ठीक है। जनरली मैस्कुलिनिटी पावरफुल, ठीक है, और वो ही खेतों में काम करेगा, वही लड़ाई लड़ेगा, और महिलाएं जो है घर पे रहेंगी, क्योंकि नेचुरली बायोलॉजिकली जो है कहीं ना कहीं वो बच्चों को जन्म देगी, और बच्चे ऑब्वियसली माँ का प्यार, ठीक है, वो घर में जो सॉफ्ट चीजें हैं, बाकी सारी चीजें हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है इनिशियली, बट वो इनिशियल की जो अंडरस्टैंडिंग है डिवीजन ऑफ लेबर की, वो स्ट्रिक्ट होती गई, ठीक है। दैट बिकम्स प्रॉब्लम इवेंचुअली। चलो मैं अभी वापिस आता हूं। लार्ज लैंड होल्डर्स, विलेज हेडमैन हुज पोजीशन वाज ऑफन हेरिडिटरी, ठीक है, और यहां पर आपको पावरफुल फिगर्स मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है। अब इसमें जो तीन चीजें हैं, देखो, वेलालार्स, लार्ज लैंड होल्डर्स, वेलालार्स, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि वेला मतलब लार्ज लैंड होल्डर क्या है, थोड़ा वेला बैठा है, सबको काम दे दिया, उसके बाद वेला है, फ्री है, ठीक है। वेला मतलब नॉर्थ इंडिया में वेला मतलब फ्री है जो, ठीक है, टर्म बोला जाता है वेला, ओके। प्लोमैन, उजवार, ठीक है, जो यूजफुल व्यक्ति है वो कौन है, जो खेतों में काम कर रहा है, यू से यूजफुल, यू से यूजवार, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। और स्लेव्स को क्या कहा गया, आदि माई, ठीक है, आदिवासी से आप कह सकते हैं, आदि माई, ठीक है, स्लेव्स। इट इज लाइकली दैट दिस, अगेन प्लीज डोंट कंसिडर ऑल दीज थिंग्स विद द टुडेज कंटेक्स्ट, ठीक है, okay. These differences are based on differential access to land, labor and some of the new technologies. भाई जिसके पास जमीन है, जिसके पास लेबर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, जिसके पास सरप्लस प्रोडक्शन है वो सब कंट्रोल कर रहा है। तो अगेन यहां पर कहीं ना कहीं वो फाइनेंस भी चीज आ गई, इकोनॉमी आ गई, ठीक है। इन सच सिचुएशन कंट्रोल ओवर लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये गृहपति शब्द के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल दे रहा है आपका मनुस्मृति की भी। तो मनुस्मृति के बारे में भी बहुत लोग जो है बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। मनुस्मृति में जो है लॉ से रिलेटेड, बेसिकली बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ द अर्ली इंडिया रिटन इन संस्कृत, कंपाइल्ड बिटवीन 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू 2nd सेंचुरी सीई, ठीक है। तो ये आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि मनुस्मृति लगभग कब लिखी गई। आज से आप मान के चलो 1800 से 2200 साल के बीच में, आज से अगर हम देखें, ठीक है। अच्छा, ये उल्लवार कहा जाता है, ये Z है या L है, ये ZH लिखा है यार विनय। अब विनय सिंस ही इज फ्रॉम साउथ, आई एम कंसिडरिंग हिज प्रोनाउंसिएशन कंफर्म, तो उल्लवार कह लीजिए। यहां पर मैंने तो इसको वो कहते हैं ना, निमोनिया में P साइलेंट क्यों है, ठीक है, डेट में B साइलेंट क्यों है, तो पिनोमिया क्यों नहीं है, तो एनीवेज वो कुछ कहानी है। हाँ, सो सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज कॉन्स्टेंटली राइज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज। अब यहां पर वो कह रहा है, राजा को एग्जांपल दे रहा है, Z इज टू बी रेड एज L। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस। सो दिस इज उल्लवार, ठीक है, थैंक यू। Z इज टू बी रेड एज L, थैंक यू। तो यहां पर आपका ये ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज, ये जो है ये कह रहा है कि ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए राजा को जो कि दफना दी जाएं, जो डिकम्पोज ना हो, बाउंड्री क्लियर रहे राजा के पास कि हाँ मेरी ये बाउंड्री है, ठीक है, मेरी ये बाउंड्री है। समझ आ रहा है? तो इससे बेसिकली हमें क्या पता लग रहा है कि सोसाइटी में एक डिफरेंस है। फिर लैंड ग्रांट्स की बात कर रहा है। लैंड ग्रांट्स का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। लैंड ग्रांट्स का मतलब हुआ कि किसने बहुत अच्छा काम किया, उसको आपने कह दिया कि ये जमीन तेरी, ये 50 एकड़ जमीन तेरी, ये 100 एकड़ जमीन तेरी, ये 10 एकड़ जमीन, जो भी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कैसा काम किया है। या ब्राह्मण्स को दे दिया आपने, तो ब्राह्मण्स को जो दिया जाता था उसको बोला जाता था अग्रहार, ठीक है, अग्रहार। एग्रीकल्चरल लैंड से याद रखो कि वो दे दिया गया ब्राह्मण्स को, ठीक है। और वो जो है उसमें कई बार क्या है, टैक्सेस भी माफ कर दिए जाते थे कि यहां पर आपको कोई टैक्स भी देने की जरूरत नहीं, कोई टैक्स ऑफिशियल, कोई पुलिस आपके एरिया में नहीं आएगी, आप फ्री हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। मान लीजिए 50 एकड़ 100 एकड़ दे दिया तो आप फ्री हैं। कई बार बहुत उपजाऊ जमीन दी जाती थी, कई बार बहुत ज्यादा जो अनप्रोडक्टिव लैंड है वो दी जाती थी। अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक तरीका था राजा का, किस चीज को लेकर, ये राजा का तरीका था जो अनप्रोडक्टिव लैंड है, जो अभी मतलब जहां पर बहुत ज्यादा खेती नहीं हो रही, बंजर जमीन है, उसमें लोगों को सेटल करना कि ठीक है यार ये 100 एकड़ तुम्हारे। तो उससे क्या होगा, लोगों को, अरे यार मेरे पास 100 एकड़ है, मैं इसमें मेहनत करता हूं,
धीरे धीरे इस पे खेती करूंगा, मेरी प्रोडक्शन होगी, मेरा कंट्रोल होगा इस जगह पर, ठीक है। तो आपने मोटिवेट किया लोगों को, ठीक है, टफ एरियाज में जाने के लिए। एक थ्योरी ये कहती है। दूसरी सेट ऑफ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं था, उसके पास कंट्रोल नहीं था, उसको देना पड़ा, ठीक है। अगर उसको कंट्रोल रखना है तो उसको काइंड ऑफ सामंतवादी सिस्टम आ गया कि हाँ जी ठीक है, ये 100 एकड़ तेरे, जो इस पे प्रोड्यूस होगी वो तेरी, सब कुछ तेरी, तो अपनी एक आर्मी मेंटेन कर, मेरी सुजरेनिटी को मान, जब मेरे को जरूरत होगी हथियारों की, जो भी पैसे की, तो मैं तेरे को याद कर लूंगा। वो कह रहे ठीक है राजा जी, ठीक है। हाँ मैं आ रहा हूं अंकित, ठीक है। नॉट सो दैट इज, आ रहा हूं उस पर भी। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा वी फाइंड लैंड ग्रांट्स। ये कहानी मैंने आपको बता दी। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि ये जो, अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के पास लैंड नहीं था, जो कि आज भी एक इशू रहता है। अभी रिसेंटली आप कह लो कि हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसमें ये बदलाव किए गए हैं अब जाकर, ठीक है, कि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स हैं। तो यहां पर महिलाओं को राइट्स नहीं है, पर ये कहता है कि ये एक्सेप्शन राजाओं के लिए नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे प्रभावती है, प्रभावती गुप्ता, इसके पास, ये महिला जो कि गुप्ता रूलर की बेटी, उनके पास जमीन है जो कि फर्दर ग्रांट में दे देती हैं, ठीक है, बट इनके पास अपने पास जमीन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो रूलर क्लास है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, जो चीजें लिखी गई हैं धर्म में, उन चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल दे रहा है कि लाइक प्रोबेबली गिवन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन दोस रिसीव्ड लैंड, ठीक है, ये कौन किस किस को वो लैंड मिला, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये पूरी की पूरी कहानी यही बता रहा है कि प्रभावती ने किस तरीके से उसको जो है ग्रांट्स दे दी, ठीक है, यूनिफॉर्मली, मतलब जो प्रोविजंस थे लीगल टेक्स्ट के, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, आपका मनुस्मृति है, मनुस्मृति में लिखा है नहीं जी महिलाओं को कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ये चीज लागू होते हुए नहीं मिल रही है रूलर्स के केस में, रूलिंग क्लास के केस में, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शन जो है गिव्स अस आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन, दीज इंक्लूडेड ब्राह्मण्स एंड पीजेंट्स, ठीक है जी, who were expected to provide a large range of produce to his representatives। और ये टैक्सेस के रूप में है। पहले टैक्सेस जो थे वो वॉलेंट्री थे, फिर धीरे धीरे फिक्स होने लगे। ऑब्वियसली लोग वॉलेंट्रीली तो नहीं देंगे, तो फिर वो फिक्स होने लगा कि आपको इतना देना ही देना है, ठीक है। लैंड ग्रांट्स सच एज दिस वन हैज बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देयर आर रीजनल वेरिएशंस, ठीक है जी, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल प्लॉट्स टू वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड। ये ऑलरेडी कहानी मैंने आपको सारी बता दी है कि छोटा प्लॉट भी था, बड़े प्लॉट भी थे, जो अनप्रोडक्टिव हैं वो ज्यादा लैंड दी गई है, ठीक है। और ये कहानी भी मैंने आपको बता दी कि रीजंस इसके पीछे क्या दिया गया है, ओके। अब जैसे वो एग्जांपल दे रहा है कि प्रभावती गुप्ता एंड विलेज ऑफ दंगुना, ठीक है, ये दंगुना विलेज में लैंड दी गई, जो कह लीजिए आचार्य किसको, चलन स्वामिन को, ठीक है। और जो प्रभावती गुप्ता है, इसकी जो शादी हो रखी है ये भी वकाटका रूलर्स में है, ठीक है। सो यहां पर आप देखो, शी वॉज मैरिड टू अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली, दैट वॉज वकाटकास, ठीक है। तो यहां से आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, विंध्या शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रीसीडिंग गुप्ता एज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, ठीक है। तो विंध्या शक्ति फाउंडर माना जाता है वकाटकास का। तो ये आपको गुप्ता एज से वकाटकास कनेक्ट हो रहा है कि गुप्ता एज में प्रभावती गुप्ता जो बेटी थी उसकी शादी कराई जाती है वकाटका रूलर्स में, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं समझ आया कि वकाटकास कब है, चालुक्यस बहुत बाद में आते हैं, ठीक है। फिर कालचूरीज उसके भी बाद, ठीक है, शुंगास बीच में आते हैं, बट दिस इज हाउ यू कैन पिक द आंसर ऑल्सो, ठीक है। सो मोटिव इज टू टेल यू दैट थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, हाउ यू कैन फाइंड द आंसर, ठीक है। ये प्रभावती गुप्ता, तो ये इस आचार्य को जो है आचार्य चनल स्वामिन
को जमीन दी गई और उसके बारे में लिखा गया है कि आपके एरिया में कोई नहीं आएगा, सारे प्रोड्यूस आपका है, आप देखिए, सब लोगों को इनकी बात को मानना है, ठीक है। तो ये इट वाज काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट जो उनको दी गई है। ओके, अब यहां पर एक रिलेशनशिप भी बताता है कल्टीवेटर का और स्टेट का, ठीक है। यहां पर लाइक हाउएवर देयर वर पीपल who were often beyond the reach of officials and servants, जैसे पेस्टोरलिस्ट हैं, फिशर फॉक हैं, हंटर गैदरर्स हैं, ये राजा के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये थोड़ा घुमंतु टाइप हैं, ये टफ एरियाज में रह रहे हैं, तो ये राजा से कुछ जी 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 ठीक है। ओके, अब टाउन्स एंड सिटीज की बात करें, न्यू सिटीज, अब यहां पर आपको नई नई सिटीज मिलनी शुरू हो गई, जैसे कि वो एग्जांपल दे रहा है कैपिटल जो स्पेशली महाजन पदों की है, जिसमें पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैनी हो गया, और आपके और सेंटर्स बनने शुरू हुए। मेनी सिटीज लाइक मथुरा वर बस्टिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल सेंटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो सेंटर्स, ठीक है, बीच में नहीं विनय, ठीक है, आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, ठीक है। नो, इट वॉज नॉट दैट। अब बात कर रहा है अर्बन पॉपुलेशन एंड क्राफ्ट पर्संस, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्संस। अब ये एग्जांपल कल भी हमने चीज को समझा कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनके पास क्या है, मतलब रिचनेस को शो करने के लिए, रिचनेस को शो करने के लिए गोल्ड है, अच्छे बर्तन हैं, ठीक है, मालाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें एक रिचनेस को शो करने का तरीका है। तो यहां पर भी वही कह रहा है कि नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ये इनके पास एक पॉटरी है, डिशेस, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगरिंग्स, ये सारी की सारी चीजें स्पेशल जो है अमीर लोगों के लिए आपको यहां पर मिल रही हैं, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल भी दे रहा है कि जब हुआनजेंग आया, ठीक है, ईच सिटी हैड इट्स हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। जब बहुत बाद में चाइनीज पिलग्रिम हुआनजेंग आता है 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में हुआनजेंग आता है हर्षवर्धन के समय पर, तब वो कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र, जो कि मतलब पूरे इंडिया का ऐसे कह लो कि पॉलिटिकल सेंटर था, जो आज के समय पर आप दिल्ली को कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल सेंटर का कंट्रोल था वो खत्म हो चुका है, र्यून्स में जा चुका है, बहुत कम पॉपुलेशन है वहां पर, ठीक है। वो ठीक है जी, ओके, तो ये हम आगे चलते हैं। यस, सो गुप्ताज, तो ये देख रहे हैं यहां पर वकाटकाज हो गए, ठीक है, नीचे आपको सतवाहनाज। ये वकाटकाज जो अभी का कह लीजिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो वाला रीजन हो गया, और यहां पर आपको साउथ में चोलास, पांड्याज और चेरास मिल रहे हैं। अच्छा, यहां पर आप इंपॉर्टेंट सिटीज भी देख लो, वो सिटीज कह रहे हैं जैसे पुहार है, ये क्वेश्चन भी एक बार आपका पूछा गया है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देखो ये छोटे छोटे शहर, अभी सिविल सर्विसेज में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हुआ था, ठीक है। शिशुपालगढ़, ठीक है, शिशुपालगढ़ और सोपारा, तो ये पोर्ट एरियाज हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट सिटीज हो गई जहां पर आपके ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, बाय द 2nd सेंचुरी बीसी वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन। अच्छा, अब एक और चीज आ गई, वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या है? वोटिव इंस्क्रिप्शन की आपने आज भी देखा होगा, किसी मंदिर में, धर्मशाला में किसी ने डोनेट किया है, तो वो डोनेट करते वक्त क्या करता है कि एक पत्थर है, उस पत्थर पे जिसकी भी याद में उसने डोनेशन की है, मान लीजिए अपने पिताजी के, तो स्वर्ग मतलब उनका देहांत हो गया तो स्वर्गीय सो एंड सो, ठीक है, उनकी याद में मैं ये डोनेशन कर रहा हूं, या अपनी वाइफ के, या जो भी है, ठीक है। तो उसके बारे में वो क्या कर रहा है, बता रहा है। सो एग्जैक्टली यहां पर आपको ये भी देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास जब पैसा आ रहा है, ठीक है, लोगों के पास जब पैसा आ रहा है तो ये आपको अलग अलग श्रेणीज मिलनी शुरू हो जाती हैं, गिल्ड और श्रेणी, ठीक है। श्रेणी शब्द आज भी यूज होता है कि किस श्रेणी से हो आप। श्रेणी मतलब एक, मान लो क्लोथ मर्चेंट्स हैं, कपड़े का काम करने वाले हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम सेम है ना, उनका काम एक है, उनका डेली लाइफ एक होगा,
वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तो वो एक सोशल ग्रुप बन गए। ठीक है, वैसे ही जो गोल्ड स्मिथ का गोल्ड का काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो ये क्या होगा, एक कम्युनिटी बननी शुरू हो जाएगी, एक जो कि सेम प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो सेम प्रोफेशन को जो फॉलो कर रहे हैं वो एक साथ आने लग गए। क्लियर है? ओके, ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यहां पर आपको अगर आप देखेंगे, अब ट्रेड हो रहा है बाकी देशों के साथ भी। ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड हो रहा है, अरेबियन सी के थ्रू आपका वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ ट्रेड हो रहा है, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट ईस्ट अफ्रीका के साथ आपका ट्रेड हो रहा है। अब ये कह रहा है कि यहां पर आपको जो है बहुत सारे श्रेणीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। खासकर अब देखो, जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स हैं उनको क्या कहा गया, मसत्तुवन। ठीक है, जो मस्त है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, जो मस्त है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। इन तमिल सेठीज एंड सतवाहाज इन प्राकृत। सेठीज आज भी आप नॉर्थ इंडिया में सेठी सरनेम देखते हैं। ठीक है, सेठ से सेठी। ठीक है, सतवाहाज इन प्राकृत कुड बिकम इनॉर्मसली रिच। अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बहुत सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह आ रही हैं। अब जो समुद्र में ले जाने वाले लोग हैं वो जनरली रिस्की है पर उतना ही प्रॉफिट भी है। हाई रिस्क हाई गेन, है ना, हाई रिस्क हाई गेन वाला कंसेप्ट यहां पर भी चल रहा है। अब यहां पर आपका रोमन एम्पायर के साथ है, फिर वो एक एग्जांपल दे रहा है कि कैसे ये एरिथीरियन सी किसका नाम है, रेड सी का। एरिथीरियन किसका नाम है, रेड सी, लाल सागर। कहां पर है लाल सागर, अफ्रीका और वेस्ट एशिया के बीच में, है ना लाल सागर, बब अल मंदाब स्ट्रेट। ओके, तो यहां पर ये एग्जांपल दे रहा है कि किस तरीके से इंडिया से सारी चीजें आ रही हैं। अब ये देखो कि एज लेट एज 1492 कोलंबस किसको ढूंढने निकला था। ठीक है, सारे जो यूरोप से लोग निकले, क्या ढूंढने निकले थे, इंडिया को ढूंढने निकले थे। कोई सी रूट मिल जाए इंडिया के लिए, कोई डायरेक्ट रूट मिल जाए इंडिया के लिए। तो इंडिया के साथ ट्रेड करना वाज बिग थिंग। सारी चीजें हो रही हैं यहां पर, आपको क्या चाहिए बताओ। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको सब कुछ, लगभग सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, दैट इज हाउ वाज द इंपॉर्टेंस। फर्स्ट सेंचुरी सीई की बात करें, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले, इंडियन इकोनॉमी वाज 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। यस, नहीं, यूएस को ढूंढने नहीं निकला था। वेस्ट इंडीज क्यों नाम दिया गया, उसको लगा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं। ठीक है, यूएस को उसको नहीं पता था, इंडिया को ढूंढने निकले थे सब लोग। ठीक है जी, ओके। सो यहां पर आपका कॉइन्स एंड किंग्स, अब ये बात कर रहा है कि कॉइन्स एंड किंग्स में, अब देखो ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं पहले, ठीक है, क्वेश्चन देख लें। चलो, ठीक, यहां पर ये क्वेश्चन वाला देख लो। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये मैं संडे के पेपर की बात कर रहा हूं। मैं पिछले सालों, अगर आप पिछले 10 सालों का एनालिसिस कर लोगे ना यूपीएससी के सारे एग्जाम्स का, आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी में से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इंडो ग्रीक्स इशूड द फर्स्ट कॉइन्स बेयरिंग द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स। ठीक है, कुशान इशूड फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, कुशान गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द इशूड फ्रॉम रोमन एम्परर्स। ठीक है, कुशान गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फ्रॉम सेवरल साइट्स इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है जी, नहीं जी, वास्को डिगामा भी किसको ढूंढने निकला था, इंडिया को ढूंढने निकला था भाई साहब। ठीक है, सबको इंडिया ढूंढना था। ओके, अब यहां पर अगर आप कॉइन्स को देखोगे तो वो एग्जांपल दे रहा है कि ये पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको सिल्वर और कॉइन के मिलने शुरू होते हैं 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स। सो दे हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सकवेशंस। न्यूमिस्मैटिक्स इसको स्टडी करता है। The first coins to bear the names and images of the rulers were Indo-Greek। पहला स्टेटमेंट हो गया उस क्वेश्चन का, है ना, पहला क्वेश्चन उस स्टेटमेंट का, पहला स्टेटमेंट, इंडो ग्रीक्स इशूड फर्स्ट कॉइन्स बेयरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स। देख रहे हो, क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से आपका। ओके, उसके बाद आपका एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद वो एग्जांपल दे रहा है कुशान्स का। हाउएवर इशूड द लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड
कॉइन्स, पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? कुशान्स ने, ठीक है, कहां पर? 1st सेंचुरी सीई में। बट अब ये कह रहा है कि दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद दोज ऑफ कंटेम्पररी रोमन एम्परर्स एंड पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान। तो ये लगभग सेम साइज के, वेट के थे, ठीक है। हैव बीन फाउंड इन सेवरल नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। नॉर्थ इंडिया में भी मिलते थे, सेंट्रल एशिया में भी मिलते थे। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई? ये आपकी सी स्टेटमेंट, कुशान गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम कॉइन्स इशूड बाय कंटेम्पररी रोमन एम्परर्स। देख रहे हो, सिर्फ एक पैरा में से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया। क्लियर? ओके, अब वो एग्जांपल दे रहा है कि पंजाब में भी जो आपके कॉइन्स हैं, पंजाब में जो कॉइन्स हैं वो योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 1st सेंचुरी से उन्होंने कहा कि बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं? कॉपर कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है, कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। और पंजाब हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि एक तरफ सेंट्रल एशिया से ट्रेड हो रहा है, एक तरफ मगध से, मतलब एक कहीं ना कहीं एक सेंट्रल लोकेशन है। क्लियर? ओके, सो सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स आपको इशू कौन करता है? गुप्ता रूलर्स। बट धीरे धीरे ये गोल्ड कॉइन्स की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। अब कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये गोल्ड कॉइन्स की संख्या कम क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इकोनॉमी डाउन चली गई थी, ठीक है। पर कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा वाइडली सर्कुलेटेड थे और वो लोगों के पास से तो एक जगह आपको कंसंट्रेटेड नहीं मिलते। और क्योंकि अब पॉपुलेशन वहां पर रह रही है, अब आप मतलब कहीं खुदाई में कभी हो सकता है कि फ्यूचर में मिले। तो इसको लेकर एक कह लो 2 व्यू पॉइंट है हिस्टोरियंस के, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, बट गोल्ड कॉइन्स का इतना होना, देखो यहां पर अगर आप गोल्ड कॉइन्स को देखोगे तो एक तरफ आपको देवी की फोटो, एक तरफ राजा की फोटो क्लियरली देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, ये आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। अब यहां पर वो कह रहा है बैक टू बेसिक्स। अब कह रहा है कि इंस्क्रिप्शंस कैसे पता लगी, कैसे पता लगाया कि ये क्या लिख रहे हैं? तो फिर वो कह रहा है कि डिसाइफरिंग ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बता रहा है कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है आज द स्क्रिप्ट मोस्ट यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस, कंटेम्परेरी जो कह लीजिए वर्कड बैकवर्ड्स फ्रॉम कंटेम्परेरी लाइक बंगाली एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, जो कि हिंदी लिखी जाती है, वो काफी ज्यादा मिलती है ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। एग्जाम्पल भी देखना, देखो क, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी को थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट कर दिया है ना, थोड़ा क ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया होगा, च ये थोड़ा सा हो रहा है, ये ढ ऐसे, ये ऐसे बन गया ढ, ठीक है, द सही बन रहा है, म को थोड़ा सा ये इस तरीके से इवेंचुअली हो गया। सो इससे डिसाइफर किया गया, इससे मैच किया गया कि हाँ जी कौन कौन सी हैं ये। खरोष्टी स्क्रिप्ट थोड़ा डिफरेंट थी, खरोष्टी स्क्रिप्ट आपकी डिफरेंट है। वो कह रहा है कि द स्क्रिप्ट ये आपको इंडो ग्रीक किंग्स के साथ मिलती जुलती है ना, क्योंकि यहां पर कौन रह रहे? इंडो ग्रीक्स रह रहे थे। अब वो हमने मौर्यस के समय पर देखा, मैंने आपको बताया कि इंडो ग्रीक्स की ही बेटी की शादी हुई थी, पहले जो फाउंडर था मौर्यन एम्पायर का, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां पर आपको 2nd सेंचुरी बीसी में हैव फैसिलिटेटेड मैटर, दिस कॉइन्स कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। अब क्योंकि जो अंग्रेज आए थे उनको ग्रीक लैंग्वेज के बारे में नॉलेज थी, दैट इज हाउ उनको ये इस स्क्रिप्ट को वो डिसाइफर कर पाए। हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो इंस्क्रिप्शन से आपको मिलते हैं, अब वो कह रहे हैं कि 2 इंस्क्रिप्शंस को क्लोजली देख लो, ठीक है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि इंस्क्रिप्शन में जो लिखा सही है। जैसे अशोक क्या लिखता है, अशोक एक इंस्क्रिप्शन में, मतलब अशोक ने लिखता या लिखवाता है, वो ये कह रहा है कि पहले ना मतलब राजा कुछ नहीं काम कर रहे थे, वो जैसे ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पहले कुछ नहीं हुआ जी, अभी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो कह रहे हैं देयर वर नो अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अफेयर्स नॉर रिसीविंग एनी रेगुलर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो पहले कोई अरेंजमेंट नहीं था किस तरीके से जो प्रशासन का काम चलेगा। और पति वेदिकास, ये इंपॉर्टेंट है आपका, पति वेदिकास। ये पति वेदिकास कौन है? रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर कम इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कह सकते हैं, बट मेनली ऑफ रिपोर्टर्स, ठीक है। जो रिपोर्टर्स हैं वो मेरे पास इमीडिएटली आए और मैं इमीडिएटली इन पर एक्शन लूंगा। सर स्टेटमेंट में कॉइन इशू करने वाला कौन सी डायनेस्टी है? इंडो ग्रीक्स ने पहले कॉइन्स, पंचमार्क्ड कॉइन्स इशू किए, ठीक है आयुष्मान। तो वो कह रहा है कि मैं अब ये कहानी तो गलत हो गई ना, मतलब अशोक से पहले कोई राजा था ही नहीं जो डिस्पोज ऑफ कर रहा था मैटर्स को, नहीं, तो ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो ये ओवर एग्जैजरेटेड भी है एट टाइम्स, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इन्होंने बहुत सारे अपने आप को लेकर टाइटल्स अडॉप्ट किए, देवनम पिया, ठीक है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स,
पियादासी, प्लेजेंट टू बिहोल्ड, देखने में जो अच्छा है, प्यारा है, ठीक है, अट्रैक्टिव है, कुछ भी कह लीजिए। आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अच्छा, अलग अलग इंस्क्रिप्शन जो हैं पूरे भारत में, उनका कंटेंट सेम है, लैंग्वेज सेम है, स्टाइल सेम है। इस तरीके से उन्होंने ये डिड्यूस किया कि ये अशोक के द्वारा ही लिखवाई गई हैं इंस्क्रिप्शंस। ओके, हाँ जी, समझ आ रहा है? यस और नो? तो ये देखो, इंडो ग्रीक किंग्स मेनेंदर के द्वारा ये आपके कॉइन्स इशू कराए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया वो सारा सही है। हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट्स। अगर नेचुरल रॉक्स पे लिखवाए गए हैं, उसका मतलब क्या है कि जो पासर्स बाय हैं, जो भी वहां से गुजरे वो पढ़ें, बट जरूरी नहीं है कि सबको पढ़ना आता हो। फिर इसका मकसद क्या हुआ लिखवाने का? अगेन, कि कहीं ना कहीं जो पढ़ सकता है वो बाकी लोगों को समझाए, पढ़ के बताए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इफ यू लुक एट द अशोकन इंस्क्रिप्शंस, वो कहीं ना कहीं रूलर की एंग्विश को भी दिखाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि देवनम पिया, जो पियादाशी है, वो 8 साल से रूल कर रहा था। फिर कलिंग पे जब उसने हमला किया, फिर वो बता रहा है, खुद ही इसमें लिख रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 100,000 वर किल्ड एंड मेनी मोर डाइड, ठीक है। और उसके बाद उसको धम की पॉलिसी के बारे में पता लगा। मैनी मौर्यस पंचमांग वाले, इंडो ग्रीक इमेजेस वाले, सर मौर्यस पंच, बहुत क्लियरली हमने इस चीज को पढ़ा, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आयुष्मान? ठीक है। सो अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल्स ऑन पंच। देखो, पंच मार्क्ड कॉइन्स, कुछ ना कुछ तो आप जब कॉइन इशू करेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कॉपर और अ कॉइन? कुछ ना कुछ तो मार्किंग है ना वहां पर। आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए मेंशन किया है, फिर आपने उसमें कोई ना कोई फोटो, किसी ना किसी सिंबल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज तो होगी, ठीक है। सो एग्जैक्टली यहां पर वो चीज कह रहा है, पंच मार्क्ड कॉइन्स विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज इंक्लूडिंग द मौर्यस सजेस्ट दैट दीज वर इशूड बाय द किंग्स, ठीक है। इट वाज आल्सो सजेस्ट दैट मर्चेंट बैंकर्स, और जो आम लोग हैं, जो मतलब मान लो कोई बैंकर है जिसके पास बहुत पैसा है, धन्ना सेठ टाइप, तो वो अपने भी कॉइन्स इशू कर सकता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइकली, ठीक है, फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। जहां पर आपको इमेजेस ऑफ रूलर्स मिलता है वो आपको इंडो ग्रीक्स के द्वारा है। क्लियर हुआ आयुष्मान? खरोष्टी स्क्रिप्ट ये हमने पढ़ लिया। अब ये एग्जाम्पल दे रहा है, फिर लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस की। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यही है कि सारी चीजें इसमें लिखी सही नहीं गई हैं, जो लिखा गया है वो मिट गया है, अभी दिख नहीं रहा आपको सही से, इसको डिसाइफर करना मुश्किल है, और जो लिखा गया है वो सारा सही हो, एग्जैजरेशन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा है हिस्टोरियंस को किस तरीके से मुश्किल होती है इस चीज को समझने में। इट इज नॉट दैट इजी, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि जो अवेलेबल है वो बहुत कम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये एक बहुत छोटा पार्ट है जो एक्चुअली में होना चाहिए, और आम लोगों के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा गया ज्यादातर, क्योंकि राजा के बारे में लिखा गया, धम्म पॉलिसी के बारे में लिखा गया। तो आम लोगों की लाइफ कैसी थी, जीवन यापन कैसा था, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो फिर वो डिड्यूस किया जाता है उससे, ठीक है। ओके, सो ग्रैंड यूनिक इवेंट्स को ही इसमें मेंशन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लाइक हिस्ट्री। 1149 हो गए हैं। पेडी ट्रांसप्लांटेशन, गंगा वैली, महाजनपद, पंच मार्क्ड कॉइन्स, रूलर्स ऑफ मगध, कंसोलिडेटेड पावर, ठीक है, एलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन, ठीक है। ये आपका देखो पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड है मौर्यस के आने से पहले, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली इसी समय पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य का एक्सेशन मिलता है, ठीक है। फिर रीन ऑफ अशोक, फिर मौर्यन एम्पायर खत्म, फिर आपको इंडो ग्रीक रूल इन द नॉर्थ वेस्ट, चोला, चेरस, पांड्यस, सतवाहनास इन द डेक्कन, फिर शाक पीपल आपको वेस्ट इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आते हैं, और फिर कनिष्क आता है, ठीक है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स बाय सतवाहनास एंड शाक रूलर्स, ये हमने पढ़ा, ठीक है। फिर गुप्ता रूल का शुरुआत होती है 320 सीई, और फिर समुद्रगुप्त आपको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त 2, ठीक है। वकटाकाज इन द डेक्कन वाले रीजन में वकटाकाज आ गए। राइज ऑफ चालुक्याज,
ठीक है, इन कर्नाटका एंड पल्लवाज इन तमिलनाडु। तो ये चालुक्याज आपके उसके बाद मतलब लगभग 100-200 साल बाद आपको देखने को मिल रहा है। फिर हर्षवर्धन किंग आएगा कन्नौज में। कन्नौज बिकम मतलब कन्नौज वाज लाइक दिल्ली, जो आज का दिल्ली पॉलिटिकल सेंटर का है सेंटर, ठीक है। चाइनीज पिलग्रिम जुआनजैंग भी इसी के समय पर आता है। और फिर अरब जो हैं 622 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, अपनी बात कह के चले गए हैं। तो उसके बाद फिर इस्लाम का एक्सपेंशन होता है। अरब जो है सिंध वाला जो रीजन है उसको कैप्चर करते हैं, जो पाकिस्तान में अभी सिंध है, कराची जिसकी कैपिटल है। तो ये कुल मिला के सारी कहानी है और ये मेजर एडवांसेस इन एपिग्राफी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा रहा, 1 घंटा 45 मिनट, पर आई होप आपको चीजें समझ आ गई हैं, क्लैरिटी हो गई है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बहुत फाइनर पॉइंट्स भी बताए, कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड वीडियो जो कि लगभग 15 घंटे है, 14 से 15 घंटे, वो मैंने प्रीमियर कर दिया है। वो क्वेश्चंस जाकर आप अटेम्प्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट प्रोबेबली हम 3 बजे मिलते हैं अगले सेशन के लिए, अगले चैप्टर के लिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आई एम होपिंग दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू। टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू यशिका, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।